हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसे हमने आपसे वादा करा था कि हम आपके लिए प्रीलिम्स 2026 में बहुत मदद करने वाले हैं, तो बहुत सारे कोर्सेज हमारे लॉन्च हैं। उनमें से एक कोर्स हम यहाँ पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स। ये कोर्स हम आपको 15 दिन का फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। जो हमारा पेड कोर्स होता है उसके अंदर से 15 क्लासेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, वो हम आपको दे रहे हैं। और दिस इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट टू यू, तो आप इसको देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं इन क्लासेस को। 69 तक। ठीक है, मैसूर के बारे में हम समझ रहे हैं, मैसूर कौन सा किंगडम है। ठीक है, मैसूर के ऊपर अगर हम देखेंगे तो मराठास है। ठीक है, इस तरफ नॉर्थ के अंदर देखेंगे तो निजाम्स है, और नीचे देखेंगे तो कार्नेटिक एरिया है। कार्नेटिक एरिया इज देयर अंडर द ब्रिटिशर्स। निजाम ऑफ हैदराबाद, मराठास आपको पता है राइजिंग पावर थी उस वक्त भारत के अंदर, राइट। तो हम देखते हैं 1767 से लेकर 1769 के अंदर होता क्या है कि हैदर अली बिकम सुप्रीम कमांडर ऑफ द वुडियार डायनेस्टी। वुडियार डायनेस्टी के सुप्रीम कमांडर बन जाते हैं, राइट। और हैदर अली एक तरह से ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं कर रहे हैं, राइट। तो ब्रिटिशर्स को लग रहा है वन डे और अनदर हैदर अली विल अटैक अस, तो ब्रिटिश विल फॉर्म ए अलायंस, निजाम्स और मराठास को लेकर एक अलायंस फॉर्म करते हैं। और एक बार लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, बट फिर इनकी डिप्लोमेटिक स्किल्स के कारण ये निजाम्स और मराठास को कुछ इंसेंटिव्स देकर अपनी साइड कर लेते हैं, राइट। और इसके बाद फिर ब्रिटिशर्स से लड़ते हैं और ब्रिटिशर्स को बहुत बुरी तरह से यहाँ पर एक तरह से डिफीट मिलती है। वैसे तो डिसाइसिव बैटल नहीं हो पाता है, डिसाइसिव कोई भी डिसीजन नहीं हो पाता, पर ब्रिटिशर्स वाज एट द रिसीविंग एंड। और यहाँ से एक ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन होती है। तो पहली ट्रीटी जो है दैट इज एंग्लो मैसूर वार की ट्रीटी ऑफ मद्रास। ठीक है, जिसके अंदर ये कहते हैं कि स्टेटस को की सिचुएशन हम लेकर आएंगे, जिसके पास जो एरिया था पहले से वो दे देंगे एक दूसरे को। ठीक है, और इसके बाद ये देखा जाता है कि ब्रिटिशर्स ऐसे कहते हैं कि भैया हम जब भी आपके ऊपर अटैक होगा तो वी आर देयर विद यू। एक कलेक्टिव डिफेंस ट्रीटी यहाँ पर इस तरह से साइन होती है, राइट। अब ये ट्रीटी जो होती है दैट वाज मतलब इंक्लाइन टुवर्ड्स हैदर अली। ठीक है, और हैदर अली का एकदम से वर्चस्व यहाँ पर बढ़ जाता है, राइट, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार के अंदर। फिर हम देखते हैं सेकंड एंग्लो मैसूर वार होता है। सेकंड एंग्लो मैसूर वार अगर हम देखें तो 1780 से लेकर 1784 तक यहाँ पर सेकंड एंग्लो मैसूर वार होगा। और सेकंड एंग्लो मैसूर वार के अंदर अगर आप देखेंगे तो फ्रांस के साथ जैसे हैदर अली के अच्छे रिलेशन थे, तो फ्रांस के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक जगह है दैट इज नोन एज माही, मालाबार कोस्ट के अंदर। हाँ, इसमें भी स्टेटस को वाली होती है, सारे जो रीजंस होते हैं ना ये लौटा देते हैं सारे के सारे, राइट। तो ट्रीटी ऑफ मद्रास के अंदर भी स्टेटस को वाली सिचुएशन। स्टेटस को का मतलब क्या होता है समझो, कि वार से पहले जो चीजें थी ना वो वापस वैसी की वैसी हो जाएंगी, राइट। तो वार से पहले जो भी टेरिटरी जिसके पास थी वो वहीं पर रहेगी, राइट। तो सेकंड एंग्लो मैसूर वार के अंदर क्या होता है कि माही एक टेरिटरी है जो कि फ्रांस की टेरिटरी है, बट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हैदर अली। ठीक है, ब्रिटिशर्स इसके ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है, बिकॉज वहां पर अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा होता है। और वहां पर एक तरह से ब्रिटिशर्स इनके ऊपर अटैक करते हैं माही माही लेने के लिए, राइट। तो ये हैदर अली को अच्छा नहीं लगता। हैदर अली एक तरह से वैसे भी नाराज था, बिकॉज 1771 के अंदर जब मराठास ने हैदर अली के ऊपर अटैक करा था तो इन्होंने ब्रिटिशर्स ने साथ नहीं दिया था, राइट। तो इस वार के अंदर 1780 से लेकर 2 साल तक ये लड़ता है हैदर अली। 2 साल के बाद वो किसी बीमारी से मर जाता है। उसके बाद उनका सन जो होता है टीपू सुल्तान यहाँ पर आता है, और टीपू सुल्तान यहाँ पर आकर अच्छा बैटल फाइट करता है, राइट। और टीपू सुल्तान जो बैटल फाइट करता है उसके बाद जो ट्रीटी होती है दैट इज नोन एज सिटी ऑफ मैंगलोर, राइट। ये भी बैटल जो था डिसाइसिव नहीं रहा था, मतलब कोई भी नहीं जीता था, पर दोनों बराबर के टक्कर के लड़ रहे थे, राइट, जिसमें टीपू सुल्तान वाज ऑन द हायर हैंड। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैंगलोर ट्रीटी साइन होती है 1784 के अंदर ही। और इस ट्रीटी के अंदर वही स्टेटस को की सिचुएशन आ जाती है कि जो आपने एरिया पहले थे हमारे पास वही आप पहले वही एरिया सब अपन अपने पास रखेंगे, और एक पीस ट्रीटी है इस तरह की साइन होती है, राइट। तो यहाँ पर बट एक बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन आपको यहाँ पर देखना है, एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बहुत अच्छा मिलता है टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान बोलता है कि भैया बहुत बुरी, ऐसे माना जाता है कि ब्रिटिशर्स वैसे तो हारे नहीं पर वैसे टीपू सुल्तान से हार गए, राइट। कैसे? साइकोलॉजिकली, क्योंकि ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि हैदर अली का खत्म कर दिया, हैदर अली की डेथ हो गई, उसके बाद क्या है, उसके बाद टीपू सुल्तान ज्यादा दिन तक नहीं टिका, पर टीपू सुल्तान ने यहाँ पर बहुत सारी मॉडर्न विपनरी यूज करी। और मैंने कहा था कि भारत के अंदर सबसे पहले रॉकेट चलाने वाले आदमी टीपू सुल्तान ही थे, राइट। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स की ऐसा लगता है कि ब्रिटिशर्स के दिन भारत के अंदर पूरे हो गए, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि पूरा का पूरा जिसका रेवेन्यू भारत से जनरेट हो रहा था उसके शेयर्स गिर जाते हैं बहुत ज्यादा, राइट। और इसी रीजन से 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट भी निकालना पड़ जाता है ब्रिटिशर्स को, राइट, जिसके अंदर ब्रिटिशर्स कहेंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाली चीज यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, राइट। डुअल गवर्नेंस वहां पर स्टार्ट करते हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। फिर हमने टीपू सुल्तान के बारे में काफी कुछ इसके अंदर पढ़ा था, राइट। क्या क्या टीपू सुल्तान के बारे में हमने पढ़ा था वो भी रिवाइज कर लेते हैं एक बार। हमने कहा था टीपू सुल्तान वॉज वेरी मच इनोवेटर, ठीक है, एक इनोवेटर थे। और वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को भी उन्होंने ग्रो करा, एग्रीकल्चर को भी ग्रो करा, स्टील इंडस्ट्रीज को भी ग्रो करा, ठीक है। हॉर्टिकल्चर्स जो है मैसूर के अंदर हॉर्टिकल्चर,
क्रॉपिंग्स यहाँ पर करी, ठीक है, ग्रेप्स का प्रोडक्शन बहुत अच्छे से यहाँ पर बढ़ाया। तो ऐसा करके एक इनोवेशन टाइप का इन्होंने करा, ठीक है। हम एक बार जब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ेंगे, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन नाम का टॉपिक है एक, राइट, उसके अंदर हम ये भी समझेंगे कि कहाँ पर भारत के जो वीवर्स थे, भारत के जो मेटल स्मेल्टर्स थे, उनका किस तरह का वर्चस्व था पूरे वर्ल्ड के ऊपर, वो भी हम इसके अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। और उसके अंदर वापस टीपू सुल्तान की तलवार के बारे में भी बात यहाँ पर होगी, ठीक है। और जो इंडस्ट्रीज यहाँ पर डेवलप होती हैं भारत के अंदर, ठीक है, उन सब के बारे में बात होगी। जैसे टीपू सुल्तान ने परफ्यूम इंडस्ट्री भी इन्होंने स्टार्ट करी यहाँ पर, तो बहुत इनोवेटिव थे, अलग अलग डायमेंशन के अंदर इनका थॉट प्रोसेस चलता था। एस्ट्रोनॉमी के अंदर भी इन्होंने एक कैलेंडर निकाला, ठीक है, मलूली कैलेंडर उसका नाम है, राइट, वैसे पूछेंगे नहीं पर कैलेंडर इस तरह से निकाला गया, ठीक है। और फ्रांस इंटरनेशनल आइडियाज से भी ये भरपूर थे, राइट। अगर हम कहें फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो इसके अंदर लिबर्टी, इक्वलिटी, फेटर्निटी, ये डायमेंशन आए, तो यहाँ पे इन्होंने ट्री ऑफ लिबर्टी यहाँ पर लगाया था फ्रांस के अंदर, फ्रांस की इसको सपोर्ट करते हुए, और जैकोबियन क्लब के वो मेंबर भी थे, राइट। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर हमको समझनी है, ठीक है। टीपू सुल्तान वाज मतलब उसकी उनकी ग्रेट पर्सनैलिटी थी। इस तरह से अगर हम देखें तो मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी उनकी थी, राइट। तो उन्होंने एक मिलिट्री मैनुअल भी निकाला था कि किस तरह से रॉकेट्स को चलाते हैं, रॉकेट्स का किस तरह से वर्किंग होता है, वो सब चीजें बताने के लिए उन्होंने इस तरह से करा था, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक अपन ने अभी तक इसके अंदर पढ़ लिया, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, ठीक है। तो इसके ऊपर अपन ने क्वेश्चन भी कर लिए थे सेकंड एंग्लो मैसूर वार के अंदर। अब थर्ड एंग्लो मैसूर वार अपन इसके अंदर समझते हैं, थर्ड एंग्लो मैसूर वार। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वार होता है 1790 के अंदर, 84 के अंदर वो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन होती है, और 1790 से 1792 तक यहां तक चलता है, राइट। अब क्या होता है कि एक त्रवणकोर नाम का एरिया है, ठीक है, वो साउथ के अंदर त्रवणकोर नाम का एरिया है। यहाँ का एक महाराजा होता है। महाराजा क्या करता है, कुछ एरियाज के अंदर फोर्टिफिकेशन करता है, राइट। और वो फोर्टिफिकेशन जिन एरियाज के अंदर करता है, दैट इज क्लेम्ड बाय द टीपू। टीपू कहता था कि ये एरिया मेरा है, ठीक है। तो टीपू को ये बात पसंद ही नहीं आती, टीपू अटैक कर देता है महाराजा के ऊपर। और महाराजा वाज फ्रेंड, महाराजा ऑफ त्रवणकोर वाज फ्रेंड ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है। जब टीपू इसके महाराजा के ऊपर अटैक करेगा, ब्रिटिशर्स टीपू के ऊपर अटैक कर देंगे, और एक यहाँ पर फाइट यहाँ पर इसके अंदर चली जाएगी, राइट। अब यहाँ पर इनको क्या, ब्रिटिशर्स को क्या पड़ी, देखो ब्रिटिशर्स को कहीं ना कहीं तो टीपू सुल्तान को मारना ही था, क्योंकि ब्रिटिशर्स के दिमाग में आ गया था कि टीपू सुल्तान जो है ना, दैट इज ए ग्रेट ऑब्स्टेकल फॉर अस, ठीक है। भारत के अंदर साउथ के ऊपर कब्जा रखना है हमको, तो टीपू सुल्तान बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है। टीपू सुल्तान ने एक बार पूरी कंपनी को इनको हिला भी दिया, ठीक है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस उस वक्त थे, और लॉर्ड कॉर्नवालिस ये चाहते थे कि किसी तरह से अलायंस फॉर्म करके मैसूर को हरा दे, राइट। और यहां पर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अलायंस बहुत अच्छे से फॉर्म करी, ठीक है। और यहाँ पर एक बहाना इनको मिल गया, ट्रिगरिंग पॉइंट मिल गया, ठीक है। ट्रवनकोर के ऊपर अटैक करा है टीपू ने, इसलिए हम उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, बिकॉज ट्रवनकोर हमारे एक तरह से अभयदान के अंदर आया हुआ हमारा फ्रेंड, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस बैटल को थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ एंग्लो मैसूर वार, ठीक है, एंग्लो मैसूर, इसके अंदर अगर हम देखें तो थर्ड से आप यहाँ पे याद रखो ट्रिपल अलायंस, ट्रिपल अलायंस। और ट्रिपल अलायंस वही थी, बट अब ये ट्रिपल अलायंस जो है काफी अच्छे से ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर लड़ रही, राइट। इसके अंदर एक निजाम है, एक मराठा है, और एक ब्रिटिशर्स खुद है, राइट। तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे ट्रिपल अलायंस कर दी, और मल्टी डायमेंशनल एक तरह से मैसूर के ऊपर प्रेशर डाला, और वार स्टार्ट होता है 1790 के अंदर। और ब्रिटिशर्स ने बहुत बुरी तरह से टीपू सुल्तान को यहाँ पर घेर लिया, राइट। टीपू सुल्तान ने गोरेला वार टेक्निक्स और ये सब चीजें लगाई, मोबाइल वारफेयर, मतलब जल्दी से स्विफ्ट एक जगह से दूसरी जगह जाकर अटैक करना, राइट, ट्रुप्स को बहुत अच्छे से मोबिलाइजेशन करना, ये सब करा। बट तीनों साइड से घिरने के बाद टीपू सुल्तान यहाँ पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग में तो टीपू सुल्तान बहुत टक्कर की फाइट देते हैं इनको, पर फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस जो होते हैं, ठीक है, वो खुद लॉर्ड कॉर्नवालिस आप देखें खुद कमांडर थे, राइट, है ना। किसी जमाने में वो खुद कमांडर हुआ करते थे, तो वो खुद मैदान में उतरते हैं और खुद कमांड करते हैं आर्मी को, और मराठास और निजाम्स के थ्रू उसको क्या करते हैं, टीपू सुल्तान को हरा देते हैं, राइट। एक जगह थी जिसको अपन बेंगलोर कहते हैं, ठीक है। बेंगलोर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टीपू सुल्तान, ठीक है। एक जैसे ही बेंगलोर को कैप्चर करते हैं कॉर्नवालिस, तो उसके बाद टीपू सुल्तान जो होते हैं बड़ा घबरा जाते हैं, राइट। अब बेंगलोर के बाद जो नेक्स्ट टारगेट था वो उनकी कैपिटल सिटी पर था, और कैपिटल सिटी कौन सी थी, एनीबडी इन द क्लास,
कैपिटल सिटी कौन सी थी टीपू सुल्तान की? पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था। बहुत बढ़िया, श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम जो था वो अपन ने पढ़ा था ना, ये कैपिटल सिटी थी। ठीक है, तो श्रीरंगपट्टनम जो था उसके ऊपर ये ब्रिटिशर्स अब अगला अटैक यहाँ पर करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर फिर मैसूर वो अटैक सहन नहीं कर पाएगा, और एक तरह से ब्रिटिशर्स जब श्रीरंगपट्टनम की तरफ बढ़ जाएंगे तो एक तरह से चारों तरफ से उसको, टीपू सुल्तान को घेर लेंगे, और इसका रिजल्ट ये होगा कि टीपू सुल्तान की डिफीट हो जाएगी। ये इसका कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा इस वार के अंदर, थर्ड एंग्लो मैसूर वार के। ठीक है, तो इसको अब अपन पढ़ लेते हैं, थर्ड एंग्लो मैसूर वार को। Immediate reason of the war, which commenced in 1789, was that local Dharmaraja of Travancore made some fortification to territories which were claimed by the Tipu Sultan. Right? Travancore was an ally of the British. So when the Tipu attacked Travancore, the British attacked Tipu. Right? Another crucial factor was Lord Cornwallis' policy. As Governor General, he believed that the Tipu Sultan was the most serious obstacle to the British supremacy in India. So Cornwallis follows a deliberate policy of forming Indian alliance against the Mysore instead of fighting alone. ठीक है, खुद अकेला फाइट करने की जगह यहाँ पर अलायंस फॉर्म करता है, और यहाँ पर ये ट्रिपल अलायंस फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल अलायंस, और ट्रिपल अलायंस बहुत एक्टिव रहती है ना। पहले तो भाई ट्रिपल अलायंस या तो न्यूट्रल रहती थी, या फिर फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार के अंदर तो पहले तो निजाम लड़े थे मैसूर के खिलाफ, फिर मैसूर ने निजाम को अपनी साइड कर लिया था, ऐसे रहती थी। पर यहाँ पर ट्रिपल अलायंस पूरी एक्टिव रहेगी। राइट, मराठास वैसे ही चिढ़ चुके थे मैसूर से। ठीक है, कई बार उनके बीच में युद्ध हो गया था छोटा मोटा। राइट, तो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ दिस वॉर इज द अलायंस सिस्टम। द ब्रिटिश फॉर्म ए ट्रिपल अलायंस विद द निजाम ऑफ हैदराबाद एंड द मराठास। द वार बिगिन in 1790. The British strategy was multi-directional pressure on the Mysore. First phase के अंदर British force under the General Meadows attack from the eastern side, but with the limited success. Tipu Sultan used scorched earth tactics and mobile warfare to harass the company's armies. ठीक है, इसके बाद in the second phase, Lord Cornwallis himself took the command. He advances from the Madras regions, which with Maratha and Nizam forces attack from other directions. This stretch Mysore resources. अब तीनों तीन फ्रंट वार कैसे लड़ेगा? ठीक है, नीचे से ब्रिटिशर्स मार रहे हैं, ऊपर से एक तरह से मराठास और निजाम्स मार रहे हैं, तो यहाँ पर ये बहुत बुरी तरह से कैप्चर हो जाता है। और 1791 में कॉर्नवालिस कैप्चर्ड बैंगलोर, जो कि बहुत एक साइकोलॉजिकल ब्लो होता है टीपू सुल्तान के लिए। राइट, तो बैंगलोर के बाद फिर नेक्स्ट जो टारगेट था उनका वो था अपना एक तरह से श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, ब्रिटिश देन एडवांस टुवर्ड्स श्रीरंगपट्टनम, कैपिटल ऑफ मैसूर। ऑल्दो दे टेम्पररी विड्रॉ ड्यू टू सप्लाई प्रॉब्लम, मैसूर वाज ऑलरेडी अंडर सीवियर प्रेशर। ठीक है, बाय अर्ली 1792 ब्रिटिश एंड देयर अलाइज marched on Srirangapattam, surrounded and facing the combined strength of the company. Marathas, Nizam, Tipu Sultan was forced to negotiate, और यहाँ पर टीपू सुल्तान, रिजल्ट ये होता है टीपू सुल्तान की डिफीट यहाँ पर हो जाती है, और यहाँ पर एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम अब अपन इसके अंदर देखते हैं, और बहुत ही ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी टीपू सुल्तान के लिए। ठीक है, तो पहली ट्रीटी जो हुई थी, ट्रीटी ऑफ मद्रास। ठीक है, दूसरी ट्रीटी हुई थी, बताओ दूसरी ट्रीटी कौन सी हुई थी? मैंगलोर। अब इनको याद करना, देखो ये मैं भी भूल जाता हूँ बार बार में, ठीक है, बट इनको याद करने की टैक्टिक्स है, इसलिए मेरे को याद है, तो मैं भी आपको बताऊंगा। और तीसरी है श्रीरंगपट्टनम, पट्टनम। राइट, कोई भी भूल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। राइट, श्रीरंगपट्टनम वाज द कैपिटल ऑफ द टीपू सुल्तान। ठीक है, और एग्जाम तक तो पक्का पक्का भूल जाता हूँ, कितना भी अच्छा पढ़ा है ना। ये देखो, हम स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव सोचकर आपको पढ़ा रहे हैं, कैसे स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम फेस होती है वो सोचकर हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो दैट्स वाई दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। राइट, मेरे को पता है कि आपको कहां पर दिक्कत आने वाली है, कहां पर आप भूलोगे, कहां पर नहीं भूलोगे, मुझको पता है। राइट, तो ये याद करवा देंगे, कोई बात, कोई मतलब इसमें बड़ी बात नहीं है। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम अपन इसके अंदर देखते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि श्रीरंगपट्टनम वाज द कैपिटल, और कैपिटल को बचाने के लिए एक पीस ट्रीटी उन्होंने साइन करी, जो कि ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी, दैट इज डिक्टेटेड बाय द ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स आर इन अपर हैंड ऑन दिस ट्रीटी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, बहुत सारी टेरिटरी जो होती है टीपू सुल्तान से छीन ली जाती है, और टीपू सुल्तान से छीन के मराठास को और निजाम्स को बांट दी जाती है। राइट, जो कि उनका प्लान था, जो कि वादा था ब्रिटिशर्स का। तीसरा, टीपू सुल्तान से कहते हैं कि भाई अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्स 3 करोड़ रुपए उससे मांगे जाते हैं। क्यों? एज ए वार इंडेमनिटी, कि आप जबरदस्ती का लड़ाई करते हो, हमारा बहुत खर्चा हो जाता है, 3 करोड़ रुपए आपको चाहिए। जब तक आप 3 करोड़ रुपए नहीं दोगे, हम आपके 2 बच्चे, टीपू सुल्तान के 2 बच्चे होते हैं, इनको हॉस्टेज के अंदर हम रखेंगे, हॉस्टेज के अंदर। राइट, और ये जो ट्रीटी होती है, दैट वाज वेरी ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी, है ना।
सारा जो होता है पूरा मैसूर जो होता है बहुत वीक हो जाता है। और इसके बाद ये हो जाता है कि भाई टीपू सुल्तान जो होगा, ठीक है, अब ये मतलब कितने दिन और टिकेगा, इसके दिन जो होते हैं बहुत ही गिने चुने दिन बच जाते हैं। इनको ये लगता है कि भाई ऐसा लगता है कि टीपू सुल्तान जो कि एक बार पूरी कंपनी को हिला दिया, जो एक बार ऐसा वादा करता था कि मैं ब्रिटिशर्स को भगा दूंगा, और एक बार करके भी दिखाया था उसने, राइट। और जो जिसको फ्रेंच का सपोर्ट भी था, बट इंटरनल राइवलरीज के कारण भारत के जो इंटरनल राइवलरी थी मराठा निजाम, अगर मराठा और निजाम इनके साथ नहीं आते ना ब्रिटिशर्स के साथ, तो कोई भी तरीका नहीं था टीपू सुल्तान को हराने का। तो यहां पर अगर हमारे अंदर एकता होती, मान लो साउथ में भी एकता होती ना, तो ब्रिटिशर्स कभी आ ही नहीं पाते भारत के अंदर। क्योंकि हमारे देश के अंदर एकता नहीं थी, इसलिए कोई एक एम्पायर नहीं था, इसलिए ब्रिटिशर्स को यहाँ पर मौका मिल गया। मुगल एम्पायर वैसे ही डाउन चला गया था, और मराठास जो है एक तरह से एक्सपांड कर रहे थे उस वक्त, तो उनको जिसका साथ मिल रहा था वो ले रहे थे, तो ब्रिटिशर्स का साथ उन्होंने ले लिया। निजाम ऑफ हैदराबाद को मैसूर से डर लगता था, ठीक है, उनकी एक तरह से इंटरनल कन्फ्लिक्ट रहती थी, मराठास की भी इंटरनल कन्फ्लिक्ट रहती थी, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर इसको खत्म करने की कोशिश करी। तो ब्रिटिशर्स बहुत चालू थे, अब ब्रिटिशर्स बाद में जाके इनको हैदराबाद के निजाम को, मराठास को, इनको क्लीन स्वीप दे देंगे। समझ में आ रहा है ना? आपने देखा ब्रिटिशर्स ने किस तरह से ब्रिटिशर्स और मराठास का वार तो अपन इसके अंदर पढ़ ही चुके हैं। तो बात ये होती है, पीस वॉज डिस्टोर्टेड बाय ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम which was signed in 1792. The term of treaty were dictated by the British, right? Half of the territories of Tipu were snatched from Tipu and divided into the Marathas, British and Nizam. Tipu had to pay 3.30 crore as a war indemnity. Two sons of the Tipus were delivered as a hostage. ठीक है, this war eventually crippled the great Sultan who once thought of making India free of Britishers. ठीक है, यहाँ पर देखो ये पेंटिंग है, इसके दो बच्चे हैं, टीपू सुल्तान के दो बच्चे, इनको एक तरह से लिया जा रहा है, राइट। तो कंपनी फोर्सेस वर डिफीटेड बाय द हैदर अली एंड द टीपू सुल्तान इन सीवियर battles, but in 1792 attacked by the combined forces of Marathas, the Nizam of Hyderabad and the company, the Tipu was forced to sign a treaty with the British by which two of his sons were taken away as a hostage. British painters always like painting screens showed the triumph of British power, right? I hope this is clear. तो एक बहुत बड़ा सुल्तान जो है भारत का वो हार गया, राइट। और धीरे धीरे मैसूर वीक हो जाता है, राइट। दो टीपू सुल्तान रिमेन्ड ऑन द थ्रोन, हिज इंडिपेंडेंस वाज सीवियरली कर्टेल्ड, राइट। द ब्रिटिश इमर्ज्ड एज अ सुप्रीम पावर इन द सदर्न इंडिया, सदर्न इंडिया के अंदर एक तरह से सुप्रीम पावर की तरह यहाँ पर आ जाती है, राइट। फिर इसके बाद टीपू सुल्तान वाज आल्सो फोर्स्ड टू एक्सेप्ट लिमिट्स ऑन हिज फॉरेन रिलेशन को भी लिमिटेड करेंगे। हिज इंडिपेंडेंट डिप्लोमेसी स्पेशली कॉन्टेक्ट विद फ्रांस एंड द वेस्ट एशियन पावर्स वाज इफेक्टिवली कर्टेल्ड, ठीक है। दिस डायरेक्टली रिड्यूस मैसूर एबिलिटी टू सीक एक्सटर्नल सपोर्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, जिससे ब्रिटिश के खिलाफ कोई एक्सटर्नल सपोर्ट उनको नहीं मिली। ट्रीटी डिड नॉट रिमूव टीपू सुल्तान फ्रॉम द थ्रोन बट इट रिड्यूस टू हिम एज ए सबऑर्डिनेट रूलर, और टीपू सुल्तान की आदत में नहीं था सबऑर्डिनेट रूलर रहने का। मैसूर सर्वाइव्ड एज ए स्टेट बट नो लॉन्गर एज ए मेजर पावर। इंस्टेड ऑफ annexation the company preferred a weaken a rival so thoroughly that future resistance become unlikely। ये इनकी पॉलिसी इसमें रही थी मैसूर के अंदर कि एनेक्स करने की वजह यह है कि टीपू सुल्तान को इतना वीक कर दें कि वो एक तरह से रेजिस्टेंस के बारे में सोचे भी नहीं। दिस इज ऑल्सो अ काउंटर डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द ब्रिटिशर्स, राइट। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम डीपन्ड टीपू सुल्तान हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स द ब्रिटिशर्स। अब टीपू सुल्तान को बहुत बुरा लग रहा था, एक ऐसा आदमी जो हमेशा शेर की तरह जिया हो, अब उस शेर को पिंजरे में बंद कर दिया, राइट, है ना। आपने देखा था वो किस तरह के अपने टॉयज में भी वो दिए दिखाते थे कि जैसे मैं शेर हूँ, राइट। उनके लीजेंड्स में भी ये था कि शेर को अकेले मार दिया जिसने, वो ब्रिटिशर से हार गया। तो बहुत ही ह्यूमिलेटिंग था इसके लिए, टीपू सुल्तान के लिए। ऑल द वीकेंड ही कंटिन्यू एफर्ट टू रिबिल्ड हिज मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड सीक फॉरेन अलायंसेस, ठीक है। दिस डायरेक्टली लेड टू द रिन्यूड कॉन्फ्लिक्ट एंड इवेंचुअली द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर इन 1799 व्हिच एंडेड विद टीपूज डेथ एंड फॉल ऑफ मैसूर, ठीक है। अभी अपन पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। टीपू सुल्तान के बारे में कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है, ए विल बी राइट आंसर। ही फॉर्मली अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ सुल्तान इन 1786, दैट इज करेक्ट, है ना। ही रूल्ड मैसूर आफ्टर अबोलिशिंग द प्रोवोडिया डायनेस्टी, दिस इज रॉन्ग, और इसके रॉन्ग होते ही ये दोनों ऑप्शंस चले जाते हैं, राइट।
ही मेंटेन डिप्लोमेटिक रिलेशन विद द रिवोल्यूशनरी फ्रांस, दैट इज राइट, थर्ड ऑप्शन इज राइट। तो थर्ड ऑप्शन राइट होते ही ये चला जाता है, तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ विल बी राइट आंसर। अगर आपको ये वाली चीज पता भी नहीं हो फर्स्ट वाली, तो भी एलिमिनेशन के थ्रू आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस में मैंने बहुत सारे ऐसे भी डाले हैं, एग्जाम के अंदर भी डाले हैं इस बार, ठीक है, जिसके अंदर एक दो स्टेटमेंट आपको जानबूझकर पढ़ाए नहीं गए, जिससे कि वो क्वेश्चंस में पूछे आपको एलिमिनेशन करना सिखाना है मेरे को, राइट। तो वो आप सीखें जिससे, राइट, कि एलिमिनेट करके भी कुछ ऐसा पहला स्टेटमेंट ऐसा होगा जो तुमको नहीं आता है, बट डू नॉट लीव दैट क्वेश्चन, है ना। पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ो, ऑप्शंस देखो, उसके बाद उसको छोड़ो अगर नहीं आता है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे डालें जो तुमने बिल्कुल नहीं पढ़े, क्योंकि एग्जाम के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कभी तुमने पढ़े नहीं है, राइट, इसके अंदर से वो भी डेलिबरेटली डाले गए हैं, जिससे कि आपको एकदम से झटका सहन करने की आदत भी हो कि यार ये टॉपिक पूरा हमने पढ़ा था इतना डिटेल के अंदर, इसमें से क्या पूछ लिया भाई, समझ में आ रहा है? उसको भी अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या करना है, वो आपको समझ में आना चाहिए उस वक्त। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। सब वीकली टेस्ट को बहुत सीरियसली दिया करो, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट अगर आप वीकली टेस्ट को बिना रिवीजन के और बिना सीरियसनेस के देंगे तो, राइट। चलो 146 सर क्वेश्चन करो। सर इसमें क्वेश्चन था सेकंड स्टेटमेंट में, कृष्ण राजा वुडेयार तो हैदर अली के टाइम पे थे और उनको नॉमिनल हेड बना दिया था। हम्म, तो पर अभी भी वुडेयार डायनेस्टी थी तो उन्होंने किसी भी वॉर में क्यों पार्ट नहीं लिया? हेड तो थे ना, नॉमिनल हेड ही थे, चलो। हाँ नॉमिनल हेड थे, पर वो उनके पास कोई कंट्रोल नहीं था ना, पूरा कंट्रोल तो इनके पास था, टीपू सुल्तान के पास था। तो टीपू सुल्तान फाइट कर रहा है, वो उडियार डायनेस्टी के नाम पे ही तो कर रहा है। ओके, मतलब हाँ, इनके ऊपर भी रूलर था कोई, वुडेयार डायनेस्टी का नॉमिनल हेड ही था, पर था। वुडियार डायनेस्टी वाज नॉमिनल हेड, इसका मतलब क्या है, रियल कौन। अब जैसे मान लो इंडिया का वार होता है चाइना से, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी विल डू द वार, राइट। ये सर। तो आप ऐसे नहीं कहेंगे सर प्रेसिडेंट का क्या रोल है फिर, समझ रहे हैं? उनकी भूमिका वैसी थी, सेरेमोनियल हेड जैसे ही वुडियार डायनेस्टी। तो हो तो सब कुछ वुडियार डायनेस्टी के अंडर ही रहे, बट उसको कंट्रोल पूरा का पूरा टीपू सुल्तान हैदर अली इन्होंने करा था। ओके ओके सर। ठीक है, चलो 146 क्वेश्चन करो। यहाँ पे क्या गलत है, यहाँ पे सेकंड एंग्लो मैसूर वार आएगा, ठीक है, अदरवाइज दिस स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। अगर यहाँ पे सेकंड एंग्लो मैसूर वार आता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होता। टीपू सुल्तान कंक्लूडेड ट्रीटी ऑफ मैंगलोर विद द ब्रिटिशर्स, दैट इज करेक्ट, ठीक है, तो सेकंड ओनली विल बी द राइट आंसर। 147 करें। ही कंबाइंड रिलीजियस लेजिटिमेसी, ठीक है, विद मॉडर्न स्टेट क्राफ्ट। तो उसने सुल्तान वाली और ये जो सॉरी मुस्लिम्स वाली वो है लेजिटिमेसी, वो तो कंटिन्यू रखी, राइट, और मॉडर्न स्टेट क्राफ्ट की तरफ भी गया, राइट, तो दैट विल बी करेक्ट। ही रिजेक्टेड ऑल यूरोपियन इन्फ्लुएंस, ये रॉन्ग है, क्योंकि उसका फ्रेंच के साथ अच्छा रिलेशन था, और ब्रिटिशर्स इसलिए ज्यादा नाराज थे कि यार ये फ्रेंच के साथ रह के हमको कहीं बाहर नहीं निकाल दे भारत से, राइट, तो ए विल बी करेक्ट आंसर। 148 करिए। टीपू वॉज डिस्पोज फ्रॉम द थ्रोन आफ्टर द वॉर, नहीं, अभी उसके लिए अभी थोड़े दिन बाकी है, राइट। तो चलिए लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। 1799 के अंदर फोर्थ एंग्लो मैसूर वार स्टार्ट होता है, राइट। तो यहाँ पर अब एंग्लो मैसूर वार के अंदर आने से यहाँ पर जो है इस वक्त गवर्नर जनरल जो चल रहे हैं दैट इज लॉर्ड वेलेस्ले। और लॉर्ड वेलेस्ले टीपू सुल्तान से कहते हैं कि भाई देख, तू तो मान ही नहीं रहा है, तू तो आराम से बाहर के लोगों से वापस कांटेक्ट में आ गया, तो इट्स बेटर कि यू शुड साइन सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी। और सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी टीपू सुल्तान के लिए दैट वाज नॉट द वे टीपू सुल्तान वाज। टीपू सुल्तान ने मना कर दिया कि सब्सिडरी अलायंस के अंदर तो मैं नहीं जाऊं, राइट। तो
टीपू सुल्तान का क्योंकि एंगेजमेंट रहा फ्रांस के साथ, दैट वाज द मेजर रीजन कि अभी ब्रिटिशर्स कहें कि यार अभी तो ये चीज खत्म नहीं हुई है, राइट, अभी तो ये टीपू सुल्तान का खात्मा हुआ नहीं है। तो उनको लगता था कि टीपू सुल्तान जो है हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है इनके साथ मिलकर, राइट। दूसरी चीज, टीपू सुल्तान को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कहा कि भाई जैसे हम खत्म कर देते हैं राजा महाराजाओं का, हमारी सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी है एक, वो तू साइन कर ले यार, और तू खत्म हो जा और तू शांत हो जा प्लीज। तो टीपू सुल्तान ने उसके लिए मना कर दिया कि भैया मैं इसके अंदर तो नहीं आऊंगा, दिस इज नॉट हाउ द टीपू वर्क्स, राइट। तो फिर क्या हुआ, ब्रिटिश ने वापस से अलायंस फॉर्म करा, उनके साथ ही अलायंस फॉर्म करा, बोले भाई ये लोग वापस आ जाओ, और वापस से फिर ब्रिटिशर्स ने इनके ऊपर अटैक करा। समझ मारा। तो यहां पर अगर देखेंगे तो निजाम ऑफ हैदराबाद वाज देयर, ठीक है, और मराठाज वाज देयर। मराठाज इतना मिलिट्री वाइज उनको नहीं मारेंगे, ठीक है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल ही थे, पर ये निजाम्स जो होंगे वो लड़ेंगे, राइट, ब्रिटिशर्स के साथ। उनको लगेगा भाई और एरिया हमारे पास आएगा, ये हारेगा तो और एरिया हमारे पास आएगा। और आप देखते हैं यहाँ पर एक तरह से जो होता है, ठीक है, फाइट होती है, और फाइट के अंदर ऑब्वियसली टीपू सुल्तान विल फाइट ब्रेवली, ठीक है, बट वो फिर क्या होंगे, उसका अंत हो जाएगा टीपू सुल्तान का, और यहाँ पर चीजें सारी की सारी खत्म हो जाएगी, मैसूर का रेजिस्टेंस जो होगा खत्म हो जाएगा, राइट। उनका डेथ हो जाएगा टीपू सुल्तान का इस वार के अंदर, और इसके अंदर मैसूर का रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा। फिर मैसूर के अंदर जो वुडियार डायनेस्टी थी, उस वुडियार डायनेस्टी को ही पूरा रूल दे दिया जाएगा, और एक सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी वुडियार डायनेस्टी के साथ कर दी जाएगी, राइट। और यहाँ पर इस तरह से हैदर अली और उसका लाइनेज जो होगा वो खत्म हो जाएगा, राइट। तो अभी भी वुडियार डायनेस्टी ही थी, बट अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल, नॉट अंडर द टीपू कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर लेड लॉर्ड वेलेस्ले आस्क्ड टीपू टू साइन द ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, टीपू रिफ्यूज्ड। टीपू ने बोला भाई मैं तो नहीं कर रहा। He preferred a war instead of surrendering to the company, unlike other Indian rulers. Course of war, the immediate cause was Tipu Sultan diplomatic engagement with the French, ठीक है, जो उसने मना करा था मैंगलोर ट्रीटी के अंदर। British portrayed this as a proof that Tipu was conspiring with the European power against the company. Wellesley used this as a justification for the military actions. Another important factor was the subsidiary alliance system. Tipu Sultan was one of the few major Indian rulers who refused for the subsidiary alliance, ठीक है, और उनको नहीं पसंद था पॉलिटिकल सुपरविजन उनका कोई करे। द ब्रिटिश अगेंस्ट बिल्ट ए स्ट्रॉन्ग अलायंस अगेंस्ट द मैसूर। द निजाम ऑफ द हैदराबाद ऑलरेडी बाउंड बाय द सब्सिडरी अलायंस प्रोवाइडेड सपोर्ट। मराठास दो लेस एक्टिव मिलिटरली देन अर्लियर डिड नॉट कम अंडर द ब्रिटिश, डिड नॉट अपोज द ब्रिटिश एक्शन, ठीक है। तो न्यूट्रल ये इस तरह से। The war begins in 1799. British forces advances on Mysore from the multiple direction, following carefully coordinated plan. A large army under जनरल हैरिस, ठीक है, जनरल जॉर्ज हैरिस marched towards Srirangapatnam from the east, supported by the troops from the Nizams. Another force moved from the west to prevent the Tipu from escaping on receiving reinforcement. Tipu Sultan resisted fiercely and personally led his troops. However, Mysore was now militarily weaker than in earlier wars. British enjoyed numerical superiority also, better logistics, secure alliance, और एक तरह से हार नहीं था, बट एक था कि उनका ये कहना था कि भैया एक दिन भी जियो तो शेर की जेरा जियो, ठीक है। तो decisive event was siege of the Srirangapatnam. After the intense bombardment, British forces breached the fort's wall in May 1799. Tipu was killed while defending the city. His death marks as a symbolic and actual end of the Mysore resistance, ठीक है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं बॉडी ऑफ टीपू सुल्तान वाज फाउंड हियर, राइट। तो इसलिए वहां पर उनके एक तरह से ये मॉन्यूमेंट्स भी बना रखे हैं, ठीक है। इस कैपिटल एंड डाइड्स इन द बैटलफील्ड इन द समर 1799, ठीक है। और यहाँ से पूरा का पूरा रेजिस्टेंस जो होता है मसूर का खत्म होता है। वोडियर डायनेस्टी को एक तरह से सब्सिडरी अलायंस के अंदर वो लेते हैं वेलेस्ली, और वोडियर डायनेस्टी भी ब्रिटिशर्स की एक तरह से सब्सिडरी अलायंस में रहती है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वार के ऊपर क्या होता है ये अपन ने इसके अंदर पढ़ लिया। अब यहाँ पर एक बार ध्यान से देखो, ये मैंने पिक्चर लाया नहीं हूं, पर एक बार ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक आदमी है ना, स्टोरी बना रहा है, एक आदमी है, राइट। पागल सा लग रहा है आदमी, पागल सा आदमी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ही इज ए मैड मैन, मैड, ठीक है, मैड मैन, पागल आदमी, राइट, पागल सा आदमी। और इसने क्या करा, मैड मैन पागल था, तो ये क्या करा, एक तरह से एक ड्रम था जिसमें नीला कलर भरा हुआ था, इसके अंदर कूद गया ड्रम में, और यहाँ पे नीला 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 पूरा हो गया, नीले रंग से रंग गया ये, ठीक है। तो मैड मैन, रंग, रंग गया नीले रंग से, रंग, ठीक है।
मैड से याद करोगे मद्रास, मैन से याद करो मैंगलोर, और रंग से याद करोगे श्रीरंगपट्टनम। मैड मैन ने एक तरह से एक डब्बे में कूद गया जिसके अंदर नीला रंग भरा था और वो रंग गया, है ना, कोई सा भी रंग हो सकता है, नीला पीला हरा, ठीक है, इट डजेंट मैटर। तो इससे आपको ये तीनों ट्रीटी याद होगी। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार के अंदर कौन सी ट्रीटी हुई, सेकंड के अंदर कौन सी हुई, थर्ड के अंदर कौन सी हुई, फोर्थ में तो डेथ ही हो गई, तो ट्रीटी नहीं हुई, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो कैसे याद रखोगे, ट्रीटी ऑफ मद्रास, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर और ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। ये तीन ट्रीटी आपको इस तरह से याद रखनी है। ये मैच द फॉलोइंग में आती है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अपन को मैड मैन ने अपने आप को रंग लिया, ऐसे याद रखना अपन। चलिए तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ए विल बी राइट आंसर, राइट। तो मैसूर वार वाज मार्क, कोई इन्होंने सेटलमेंट के नहीं सोचे, अब तो इन्होंने सोचा सेटलमेंट तो क्या करना है, अब तो मानना ही है इसको, ठीक है। चलो 150th क्वेश्चन करो। ठीक है, इट फॉट एज ए पार्ट ऑफ वेलेस्ली सब्सिडी अलायंस पॉलिसी, राइट। इट इन्वॉल्व ए रैपिड सीज ऑफ द श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। इट एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। नो, यहाँ पे बच्चे हाँ लगा देते हैं, यार हाँ ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम हुई थी, ये नहीं देख रहे यहाँ पे फोर्थ एंग्लो मैसूर वार के बारे में पूछा। और इतनी सी गलती आपका सिलेक्शन रुकवा सकती है, पता है आपको, इतनी सी गलती बस, कि हमको जो पढ़ना है ना वो ऐसा पढ़ना है कि याद रखना है, ऐसा नहीं जो पढ़े हुआ है उसमें से भी हमारा नहीं हो, राइट। ये अप्रोच बहुत डेंजरस हो जाती है। देखो वैसे भी पढ़े हुए में से कम आता है, राइट। वैसे अपन तो डिटेल में पढ़ रहे हैं इसलिए आ जाएगा सारा, ठीक है, मोर देन 70-80% अपने उसके अंदर से आएगा, क्योंकि इतना डिटेल में अपन पढ़ रहे हैं, दैट इज गारंटी, है ना। 70% के आसपास अपनी पढ़ाई में से आएगा, डोंट वरी। पर 70% करना भी तो बड़ी बात है ना, इसको भी तुम गलत कर दोगे तो फिर कैसे टाइम कैसे चलेगा काम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ढंग से पढ़ना है, हर क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। ढंग से पढ़ने का मतलब ओवर कॉन्शियस भी नहीं होना है कि ओवर कॉन्शियस होकर गलत कर दिया, यही चीज सीखनी है आपको, कि ढंग से पढ़ने का मतलब ओवर मध्यम मार्ग अपनाना है आपको, मिडिल पाथ। और मिडिल पाथ कैसे अपनाते हैं अभी तक आप सीख गए हैं, राइट। इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं आपने, अपने जीवन में नहीं करे होंगे जितने क्वेश्चन, ठीक है, 3-4 साल में मिलाकर नहीं करे होंगे, अभी कर लिए अपन, दिसंबर का महीना भी नहीं गया है। तो वी हैव 4 मंथ्स विद अस, 4 महीने के अंदर हमको पूरा का पूरा अपने आप को पूरा झोंक देना है, राइट। इतने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं कि सब कुछ अपने हाथ में रहे, कुछ रहे नहीं रहे हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस रहे कि भैया हम इस बार कर लेंगे, राइट। इतना भी आ जाएगा तुम्हारे गेट के बाहर खड़े होकर तुम कूल फील कर रहे हो, देन इट विल बी ओके। हमेशा दिमाग में रखना, हमने बहुत क्वेश्चन सॉल्व करे, अब जो क्वेश्चन आएंगे वो भी वैसे ही होंगे और उससे भी इजी आएंगे क्वेश्चंस। 4 स्टेटमेंट से तो हम नीचे जा ही नहीं रहे, 2 3 4, फिर असर्शन रीजनिंग, फिर ओनली 1 ओनली 2 ओनली 3, ठीक है। इसमें भी 4 में भी इस तरह के ले आते हैं अपन, तो वहां तो एक एक लाइन के क्वेश्चन आएंगे, ऐसे टिक करोगे तुम आराम से, ठीक है। 151 करो। चलो, ए विल बी करेक्ट आंसर, बोथ सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट एंड बोथ एक्सप्लेन फर्स्ट। ब्रिटिश मिलिट्री सुपीरियरिटी कंबाइंड विद द डिप्लोमेटिक आइसोलेशन ऑफ टीपू सुल्तान, दिस इज द वन ऑफ द रीजन, ठीक है, कि एंग्लो मैसूर वार के अंदर एक तरह से परमानेंट हो गया मैसूर एज ए इंडिपेंडेंट पावर, और इंडियाज अलाइज रिफ्यूज टू सपोर्ट मैसूर ड्यूरिंग द वॉर, राइट। अब चलो, अब हम क्या क्या पढ़ लिए पहले ये देख लें। एंग्लो बंगाल अपन ने समझ लिया, ठीक है, एंग्लो सिख अपन ने समझ लिया, एंग्लो मराठा अपन ने समझ लिया है, और एंग्लो मैसूर अपन ने समझ लिया, ठीक है। इसके अलावा भी कई एंग्लो हुए हैं, राइट, वो हम पढ़ेंगे आगे चलकर, राइट।
अभी हम एक नई अप्रोच अपना रहे हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अभी जो मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट। अभी हम ऐसे नहीं कर रहे कि हम शिफ्ट कर जाएंगे आगे की तरफ 1857 के रिवॉल्ट, जो मैं पहले सोच रहा था, बट मैं दूसरा अप्रोच से आपको बढ़ाना चाह रहा हूं जिससे कि कुछ भी नहीं छूटेगा उससे, राइट। हम क्या कर रहे हैं, हम जितने भी गवर्नर जनरल्स है ना, अब देखो अपनी स्ट्रेटेजी चेंज हो रही है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी आई थिंक। जो भी गवर्नर जनरल है ना, उनके बेसिस पे हम चीजें पढ़ेंगे। गवर्नर जनरल्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे गवर्नर जनरल बनेंगे, ठीक है, वेरन हेस्टिंग से लेकर फिर लास्ट के अंदर तक गवर्नर जनरल्स विल बी देयर, राइट। तो इन गवर्नर जनरल्स को हमको क्या करना है, हमको पढ़ना है। इनको पढ़ते पढ़ते हमारी पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी 1947 तक, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, अब हम हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल के थ्रू हम मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं। इसमें किस गवर्नर जनरल के टाइम पर क्या हुआ ये हमको याद रखना है, ठीक है, उसकी ट्रिक्स बनाकर हमको याद करनी पड़ेगी, और हर गवर्नर जनरल का बड़ा सिग्निफिकेंस है वो अपन को इसके अंदर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले जो गवर्नर जनरल हो गए, राइट, अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि ब्रिटिशर्स किस तरह से एस्टेब्लिश हो गए, ठीक है, किस किस तरह से पावर्स को हराया, ये हराया, राइट। ये सब कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल्स के टाइम पीरियड में ही हो रहा है। मैंने कहा था आपको गवर्नर जनरल थोड़ा अलग से पढ़ाऊंगा जिससे कि हर चीज आपको याद रखे कि गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड में क्या हुआ, राइट। तो गवर्नर जनरल में हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल्स हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और पहले जो पढ़ रहे हैं दैट इज वेरन हेस्टिंग। वेरन हेस्टिंग को कैसे याद करोगे, हेस्टिंग, हेस्टिंग मतलब क्या है, बहुत जल्दी में रहने वाला बंदा, जल्दी में रहने वाला बंदा, राइट, बहुत ही जल्दी में रहने वाला बंदा, इससे अपन इसको याद कर लेंगे। आपको पता है 1772 के एक्ट के अंदर, रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर, गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे, ठीक है, ये तो गवर्नर ही रहे, पर एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया और ये दोनों इसके अंडर में आ गए, राइट। और वो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था वो थे वेरन हेस्टिंग, ठीक है। पहले हैं, इसलिए सबसे ज्यादा लंबा पीरियड इनका चले, ठीक है, जल्दी 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 में कितने साल निकाल दिए इन्होंने पता ही नहीं चला। तो सबसे ज्यादा लंबे समय तक गवर्नर जनरल ये बनेंगे भारत के। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो वेरन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल and one of the most important early architect of the British rule in India, right? Vernon Hastings served as a governor of Bengal from 1772 से 1774 तक गवर्नर ऑफ बंगाल रहे। उसके बाद उनका प्रमोशन हो गया, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया 1774 से 1785 तक। तो 1785 की पीरियड तक ये रहेंगे, राइट। कौन, गवर्नर जनरल, राइट। हर गवर्नर जनरल के पीछे की कुछ कहानियां हैं वो हमको इसके अंदर समझना पड़ेगा, ठीक है। हर गवर्नर जनरल का एक अपना एक पर्सनैलिटी है, मतलब एक बेसिक नेचर है, उसका बेसिक नेचर हमको समझना पड़ेगा, तब जाकर हम इनके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। क्योंकि फर्स्ट गवर्नर जनरल थे तो आते ही इनको अब क्या करना पड़ रहा है कि पूरा का पूरा जो भारत के अंदर है ये सिस्टम समझना पड़ रहा है, राइट। तो 1785 तक है, 1774 से 1785। तो एक बात तो याद रखो, पहला एंग्लो मराठा वार इनके टाइम ही हुआ है। पहला एंग्लो मराठा वार कब हुआ था, 1775 में स्टार्ट हुआ था, 1782 तक चला था, इनके टाइम पर ही हुआ है, ठीक है। और अभी मैसूर में कौन सा वार इनके टाइम पर हुआ है बताओ एक बार, कौन सा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वेरन हेस्टिंग के टाइम पर, ये तो पढ़ चुके हैं। बताओ, वेरन हेस्टिंग का टाइम पीरियड देखो 1774 से लेकर 1785 तक का है, राइट। तो उसके बीच में कौन सा वार हुआ, ठीक है। एंग्लो मैसूर के अंदर 1784 में ट्रीटी हुई थी ना, ट्रीटी ऑफ मैड के बाद मैंगलोर, है ना। तो 1784 में ट्रीटी हुई थी, तो 1780 से लेकर 1784 तक अपना एंग्लो मैसूर वार इनके टाइम पर चला, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो इस तरह से हम इसके इस तरह से पढ़ेंगे कि भाई पूरा का पूरा हमको याद हो जाएगा, और याद नहीं भी होता तुम्हें मैं रटवा दूंगा, डोंट वरी, ट्रिक्स बनाकर बता दूंगा कौन सी गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड में क्या हुआ ये अपन इसके अंदर समझ लें, ठीक है, ऐसा। बट हमको पहले इसकी एक पर्सनैलिटी समझना होगा। वेरन हेस्टिंग की पर्सनैलिटी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले गवर्नर जनरल है, तो इनके ऊपर क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा होती है। तो इनका एक तरह से हम कहानी लेकर आया हूं मैं आपके लिए, ठीक है, कहानी मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा, राइट। तो वेरन हेस्टिंग ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ज्वाइन करते हैं वो एज ए क्लर्क, जैसे रॉबर्ट क्लाइव क्लर्क की तरह करते हैं ना, ये भी क्लर्क है ना, ये नीचे से ऊपर उठे हुए बंदे हैं, राइट, नीचे से ऊपर की तरफ उठे हुए बंदे हैं, राइट। तो ऐसा नहीं कि इनको डायरेक्टली गवर्नर जनरल बना दी, ठीक है, नहीं।
क्लर्क थे ये पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, और फिर इनको प्रमोशन मिलता है इनको, ठीक है, और बंगाल के अंदर ही आ जाते हैं, पोस्टेड इन बंगाल, राइट। अब 1756 के अंदर जब सिराजुद्दौला ने मारा था, तो इनको भी बहुत बुरी तरह से मार पड़ी थी, वैरेन हेस्टिंग। हेस्टिंग मतलब जल्दी जल्दी। तो सिराजुद्दौला के टाइम पर जब उसने फुल्टा आइलैंड के ऊपर इनको लेकर गया था, उनमें से एक मार खाए हुए आदमी ये भी थे, है ना, जल्दी से भाग लिए थे, समझ में आ रहा है। तो सिराजुद्दौला ने जब करा था अटैक, तो ये भी थे, और इन्होंने फिर रॉबर्ट क्लाइव आए थे, आपको याद है, रॉबर्ट क्लाइव आए थे, और रॉबर्ट क्लाइव आकर फिर इनकी हेल्प करी। तो क्लाइव के अच्छे दोस्त, ऐसे आप इसके अंदर समझे, राइट। क्लाइव के ऊपर भी एक इंक्वायरी बैठी थी, राइट, इनके ऊपर भी इंक्वायरी बैठी, अच्छे दोस्त है ना, तो दोनों दोस्तों के ऊपर इंक्वायरी बैठ गई। तो यहाँ पे देखो, वारेन हेस्टिंग ज्वाइंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1750 एज ए क्लर्क। अब दिमाग में डालते रहो, ये धीरे धीरे दिमाग में डालते रहो स्टोरी जो मैं बता रहा हूँ, है ना, ऐसे अपन को याद करना है, और कोई तरीका नहीं है इनका याद करने की। हेस्टिंग मतलब जल्दी जल्दी थे, हेस्टिंग, तो हेस्टिंग जल्दी जल्दी कब निकल गया, इनका सबसे ज्यादा सर्विंग गवर्नर जनरल ये रहे। इन 1752 ही वाज प्रोमोटेड एंड पोस्टेड कश्मीर बाजार, कासिम बाजार सॉरी, इन बंगाल, which was important company trading factors near the मुर्शिदाबाद, द नवाब्स कैपिटल। नवाब की कैपिटल के पास में डरे डरे से रहते थे, इतना बुरा मारा नवाब ने, फिर ये भाग गए थे और फुल्टा आइलैंड के ऊपर भाग गए थे, राइट। इन 1756 when सिराजुद्दौला attacked British settlement, Hastings along with the other कंपनी ऑफिसर एट द कसीम बाजार वाज टेकन एज अ प्रिजनर। तो किसी तरह से वो भाग गए थे इसके अंदर से। सिराजुद्दौला वाज टाइल टू द फोर्टिफिकेशन। हास्टिंग लेटर escaped to the island of फुल्टा near the mouth of the Hooghly river where the British refugees from the Calcutta had gathered after this capture। ये अपन को स्टोरी पता है, तो ये कनेक्ट हो गया उससे। तो 1756 के अंदर ही कहां पर थे, बंगाल में थे। इस तरह से आपको इसके अंदर याद करना, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, है ना, क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल आने लग गए। ऐसा रहेगा, अरे यार ये भी था, जैसे वास्को डिगामा के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है ना, वास्को डिगामा पर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, कितनी बार आया भारत, वहीं तुम खत्म हो जाओगे, तुमको तो ऐसा लगता है कि एक ही बार आया, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारी चीजें अपन पढ़ रहे हैं इसके अंदर जो आपको नहीं पता चल रही ना, 4-5 साल से, 2-3 साल से, कई लोग 3-4 साल से भी पढ़ रहे हैं यहाँ पर, है ना, वो लोग भी यहाँ पे बैठे हैं, कई लोग अभी पहली बार पढ़ रहे हैं, ऐसे लोग भी बैठे हैं। तो सबके लिए ऐसा कुछ मैंने लेक्चर बनाने की कोशिश करी, सबके लिए उतना ही फायदा रहे, राइट। तो सब्सिक्वेंटली हेस्टिंग जॉइन द रॉबर्ट क्लाइव्स मिलिट्री एक्सपीडिशन एज अ वॉलंटियर विच लेड टू द रिकैप्चर, जिससे वापस से रिकैप्चर इसके अंदर हुआ, राइट, एंड अल्टीमेटली टू द बैटल ऑफ प्लासी। तो सबके अंदर ये हेस्टिंग है। इन 1758 हेस्टिंग्स वाज अपॉइंटेड ब्रिटिश रेजिडेंट एट द कोर्ट ऑफ मुर्शिदाबाद, ठीक है। तो 1758 में जब मीर जाफर था, तो ये रेजिडेंट, ब्रिटिश रेजिडेंट जो थे वो थे वारेन हेस्टिंग, where he had acted as a company's representative and handled political and administrative affairs on behalf of the Robert Clive, right. This position gave him direct exposure to the revenue administrations and the Indian court politics. In 1771 he was appointed governor of the presidency of Fort William at Calcutta. With the enactment of the regulating act 1773, the post of the governor of Bengal was elevated to governor general of Bengal and Warren Hastings became the first governor general of the Bengal, right. I hope this is clear to everyone. तो इनकी भूमिका, कुछ कुछ भूमिका आपको इसके अंदर समझ में आ जाती है, ठीक है। अब ये आते ही डुअल गवर्नेंस जो होता है, ठीक है, डुअल गवर्नेंस चल रहा था, अपन ने पढ़ा था कि जिसके अंदर ब्रिटिशर्स जो थे उनके पास अकाउंटेबिलिटी नहीं थी बट पावर थी, और नवाब जो था उसके पास क्या है, नवाब के पास एक तरह से पावर, अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, पर इसके पास क्या था, इसके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी थी पर इसके पास पावर नहीं थी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो यार नवाबी सिस्टम तो इन्होंने हटा ही दिया था और डायरेक्ट कंट्रोल यहाँ पर आ गया था, तो डुअल गवर्नेंस तरह से यहाँ से चला जाता, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1772 वेरेन हेस्टिंग अबॉलिश द डुअल गवर्नमेंट सून आफ्टर बिकमिंग गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है। द कंपनी assumed direct responsibility for both revenue collection and administration, marking a decisive shift from the indirect control to the direct company rule in the Bengal. तो रेवेन्यू का कलेक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को रेस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह से यहाँ पर दे दी गई। Diwani was taken over by the company and Nawab was reduced to the pensioner, ended his effective political authority, ठीक है। फिर भी इसको एक तरह से पेंशनर की तरह दे दिया था, बट ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था वो अभी भी नवाब के नाम पर ही चलता था, बट पूरा का पूरा कंपनी के सुपरविजन में था। While civil justice was reorganized through the company's established court, कंपनी खुद के कोर्ट्स यहाँ पर एस्टेब्लिश करेगी। अब ये क्या है कोर्ट्स, ये भी अपन इसके अंदर समझेंगे, राइट। देखो एक बात ध्यान रखो, देयर वाज सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, एस्टेब्लिश्ड थी फोर्ट विलियम्स के अंदर, सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया था, राइट, रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर। बट सुप्रीम कोर्ट जो है ब्रिटिश प्रेसिडेंसीज को ही देख रहा है, ठीक है, ब्रिटिश प्रेसिडेंसीज को देख रहा है, जिसके अंदर बंगाल, मद्रास और आप यहाँ पर देखेंगे बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, राइट, इन प्रेसिडेंसीज को देखा जा रहा है। और उसमें भी बंगाल को स्टार्टिंग में तो बंगाल को देखता है, फिर इन प्रेसिडेंसीज को देखने लगा था, इनके रेजिडेंट्स को देखने लगा था,
बाकी सारा जो एरिया होता है, अब देखो प्रेसिडेंसी जो होती है ना, दैट इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, यहां पर भी इस तरह का सिस्टम है, प्रेसिडेंसी जो है और बाकी का जो एरिया है बंगाल के अंदर, बाकी का जो एरिया है, राइट, दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय द कंपनी, राइट, एट दैट टाइम, पर्टिकुलर टाइम, राइट। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है ना, दैट इज वो एक तरह से पार्लियामेंट के थ्रू चल रहा है। और कुछ कंपनी वाले, ठीक है, कुछ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले अपने खुद के कोर्ट्स भी बनाएंगे, जो अभी अपन पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट की तो जुरिस्डिक्शन यही है कि प्रेसिडेंसीज जो है, ठीक है, प्रेसिडेंसीज जो है जिसके ऊपर डायरेक्ट प्रेसिडेंसीज हैं, राइट, उनके ऊपर उनके जो रेजिडेंट्स हैं और वहां पर जो ब्रिटिशर्स हैं उनके लिए एक तरह से जुडिशरी सिस्टम प्रोवाइड करना। बाकी और आम लोगों के लिए जो है वो कंपनी अपने कोर्ट बनाकर यहां पर करेंगी। बट इसमें कंपनी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। क्या प्रॉब्लम्स आएंगी वो मैं आपको बताऊंगा, और उससे अपन को वेरियन हेस्टिंग की एक साइड भी दिखेगी। ठीक है, द abolition aim to ensure administrative accountability, stabilize administrations and strengthen centralized governor। इस तरह से इसके अंदर डुअल गवर्नेंस यहाँ पर हटा दी जाती है। थोड़ा सा इनके बारे में क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, एक बार ये करते हैं, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। सॉरी, 152 क्वेश्चन। सब कुछ याद होगा हिस्ट्री के अंदर, डोंट वरी। ठीक है, अपने टिप्स पे रहेंगे सब कुछ, सारी चीजें अपने टिप्स पे रहेंगी, जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे पढ़ते रहो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ए होगा इसका कि ही वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यस, ही सर्व्ड एज ए गवर्नर ऑफ बंगाल बिफोर, यस, 1772 से 1774 तक। ही वाज अपॉइंटेड गवर्नर जनरल अंडर द पिट्स इंडिया एक्ट, नो रेगुलेटिंग एक्ट। ही वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, दैट इज करेक्ट। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। अब ये ऑप्शंस अगर पहले आ जाता है ये क्वेश्चन तो आप सॉल्व नहीं कर पाते इसको, राइट, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाता। तो 53 का यहाँ पर ए विल बी द राइट ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड एक्सप्लेन स्टेटमेंट फर्स्ट। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं कि आगे क्या होता है, ये अपन इसके अंदर अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। अब देखो यहाँ पर ब्रिटिशर्स यहाँ पर आते हैं। अब ब्रिटिशर्स को डायरेक्ट कंट्रोल करना है। पहले कोई नवाब यहाँ बैठता था, नवाब के पीछे पीठ पीछे करते रहते थे, नवाब देखेगा भाई रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करना है, बस हमको तो नवाब जो होगा अपन को पैसे देता रहे। ठीक है, पहले इनका बहुत अच्छा सिस्टम था कि नवाब की पीठ पीछे इनके पास पैसे पहुंचते रहते थे आराम से। सारा पैसा कलेक्ट करने की जिम्मेदारी नवाब की, कैसे कलेक्ट करना है, किससे लेना है, कैसे लेना है, सारा एडमिनिस्ट्रेशन नवाब को संभालना है ना। सारे ये जो लॉज बनाने हैं, राइट, ये नवाब को बनाना है। सारे जो कानून बनाना है, जुडिशियल सिस्टम बनाना है, वो नवाब को बनाना है। ब्रिटिशर्स को तो क्या है, मजे से यहाँ पे बैठ के उस पैसे खाने। नवाब को कभी भी खड़का देते थे भाई पैसा, तो वो नवाब पैसा देता था। ऐसे होता था, मीर जाफर के टाइम से ऐसे ही चल रहा था यहाँ पर। अब ब्रिटिशर्स ने नवाब को हटा दिया है, ठीक है, पेंशनर बना दिया है, और बहुत ही नॉमिनल पावर, बहुत छोटे सा पावर की कभी कभार किसी अपॉइंटमेंट के अंदर इसका नाम आ जाता है, ऐसा था। और ब्रिटिशर्स खुद यहाँ बैठ गए। सबसे बड़ी समस्या इनके पास ये आएगी कि भैया आज पहली बार हम यहाँ पर गद्दी पे बैठे हैं, तो हमको क्या पता रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करना है, कितना कलेक्ट करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, हाउ टू कलेक्ट, whom टू कलेक्ट एंड व्हेन टू कलेक्ट। सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम आएगी इनको डुअल गवर्नेंस खत्म करने के बाद। अरे भाई पहले तो नवाब करके देता था अपन को, नवाब भाई अपना, अब हमें खुद करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे, कौन करेगा, राइट, कैसे करेगा, कब करेगा, ये तो ये सिस्टम। दूसरा, इनको ये नहीं पता कि भाई भारत के अंदर कानून कैसे बने हुए हैं।
ये नवाब कैसे बनाता था हमें तो पता ही नहीं, निकल गया भाई नवाब। तो कैसे सिविल लॉज कैसे हैं भारत के अंदर, ठीक है, और क्रिमिनल लॉज कैसे हैं भारत के अंदर, क्योंकि भारत को रूल करना है तो भारत के हिसाब से लॉज होंगे। जो नवाब कैसे करता था पता नहीं साहब, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम वर्क, इनकी बत्ती गुल हो गई इसमें, सिविल और क्रिमिनल। तो यहां पर इनके सामने ये दो बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि रेवेन्यू कलेक्शन कैसे करें, सबसे पहले हाउ टू कलेक्ट रेवेन्यू, और दूसरा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम हम कैसे करें, ये सबसे बड़ी समस्या है। अच्छा, इनका टाइम पीरियड क्या है जल्दी से बताओ, 17, जल्दी से बताओ सब बच्चे। वन नहीं, 1772 से बोल दो, 1772 से 1774 तक तो ये गवर्नर रहे, फिर 1774 के बाद ये गवर्नर जनरल बन गए, राइट। तो 1772 से कितना कहां तक, 1784 तक कि 5 तक, कंफ्यूज नहीं होना है, 1785 तक, ठीक है। तो यहां तक ये रहे, ये बार बार में याद रख लेना, ये टाइम पीरियड, दिस इज इंपॉर्टेंट, टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट, और सबसे ज्यादा बड़े रहे, राइट, सबसे ज्यादा लंबे समय तक गवर्नर जनरल रहे, राइट। तो अब इनके सामने ये समस्या आ गई, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम आ गया, और दूसरा क्या हो गया, दूसरा एक तरह से इनके पास रेवेन्यू का कैसे कलेक्शन करे, ये इनको समझ में नहीं आता। अब इनको दिमाग चलाना पड़ेगा, अब इनको लगना पड़ेगा कि यार भाई यहाँ पर कैसे सिस्टम चलता था, है ना, जस्टिस सिस्टम अपन पहले देखते हैं, सिविल और क्रिमिनल सिस्टम इनको बनाना था। तो अब यहाँ पर इनको दिमाग खराब होगा, राइट, और दिमाग खराब होगा तो ये कहेंगे यार कैसा सिस्टम है, कौन बताएगा। तो वेरेन हेस्टिंग वाज वेरी मच अफ्रेड ऑफ दिस कि कैसा सिस्टम बनाओ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कम्युनिटीज रह रही है, और मेन कम्युनिटीज हिंदू और मुस्लिम्स आर देयर। और नवाब जो था ना पूरा बैलेंस करके चलता था, हिंदूज के लिए अलग लॉज, ठीक है, पर्सनल लॉज, इस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड कुछ था नहीं, मुस्लिम्स के लिए अलग। और ये सब अपनी इनकी ग्रंथ, अब ये ग्रंथ पढ़ेंगे, इनको लैंग्वेज तो आती नहीं थी, इनको क्या पता कि ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ, ये कैसे करेंगे। तो वेरेन हेस्टिंग उस वक्त क्या करता है, उस वक्त दोनों को बुलाता है, मौलवीज को बुलाता है और पंडित को बुलाता है, और मौलवी और पंडित को कहता है भाई मेरे को तो तुम लोगों के बारे में कुछ नहीं पता, मैं आया हूं बाहर से, वहां तो क्रिश्चियनिटी फॉलो होती है, यहाँ बताओ तुम कैसे लॉ बनते थे, क्या है लॉ, ठीक है, तुम्हारी किताबों में क्या लिखा हुआ है कि कैसा रहना चाहिए। अगर तुमको सिविल लॉज बनाएंगे, सिविल लॉज मतलब सबसे पहले अपन सिविल लॉज पढ़ रहे हैं, है ना, क्रिमिनल तो चलो मैं देख लूंगा अपने हिसाब से, सिविल लॉज के बारे में आप बात बताओ मैं, कि सिविल लॉज में क्योंकि पर्सनल लॉज आ जाता है ना, ठीक है, कि तुम्हारे यहाँ पर क्या लिख रखा है किताबों के अंदर, कैसा सिस्टम बनेगा, है ना, ये सब मुझे बताओ भाई। तो ये क्या करते हैं, एक तरह से यहां पर इस तरह से बुलाएंगे, राइट, मौलवीज को और पंडित को, और पंडित बोलेंगे ठीक है साहब हम अपनी किताब में से अध्ययन करते हैं आपके लिए, और अध्ययन करके आपको बताते हैं। संस्कृत में लिखा हुआ है, अब मुगल्स का टाइम है, तो मुगल का टाइम था, इतने टाइम तक मुगल थे, तो हमको पर्शियन और आती है, इंग्लिश तो आती नहीं साहब हमको, तो संस्कृत से पर्शियन में हम कन्वर्ट करवा देते हैं, संस्कृत में हम लिख कर देते हैं आपको, पर्शियन के अंदर भी कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर इजीली, और फिर आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना, पर्शियन टू इंग्लिश कन्वर्ट कर देना। डायरेक्टली संस्कृत से इंग्लिश ये भी नहीं कर पाते, तो पर्शियन इनको भी आती थी, इनके लोगों को भी पर्शियन आती थी ब्रिटिशर, तो संस्कृत से पहले पर्शियन में कन्वर्ट हुआ, और पर्शियन से फिर इंग्लिश में कन्वर्ट हुआ। व्हाट वी आर डीलिंग विद द कि हिंदू लॉज कैसे होंगे, इसके बारे में एक तरह से कोड सिस्टम बनाया गया, दैट इज नोन एज जेंटो कोड। अब ये जेंटो कोड आपने नाम ही नहीं सुना होगा, अब आ जाए जेंटो कोड इज रिलेटेड टू व्हाट, और इतना इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भर भर के दे रखा है। और जेंटो कोड मतलब कि जो कोड है किसका, हिंदूज का, हिंदू लॉज जो है दैट इज नोन एज जेंटो कोड, बस इतना इजी था। जेंटो कोड इज रिलेटेड टू व्हाट, हिंदू लॉज, मुस्लिम लॉज, क्रिश्चियन लॉज, इस तरह से क्वेश्चन आया तो 2 नंबर चले जाते। किसी ने सुना था इस वर्ड का नाम पहले, जेंटो? और अब एनसीईआरटी उठा के देख लो तुम, आई थिंक 8th क्लास की एनसीईआरटी है, चैप्टर नंबर है इसका 6th या 7th है ना, ये मैंने पहले पढ़ाया था कभी एनसीईआरटी, जेंटो लॉज के बारे में दे रखा है। अब जेंटो लॉज अब समझ में आ रहा है आपको किस तरह से आप पढ़ रहे हैं, राइट। तो हम जो पढ़ रहे हैं ना उसके अंदर से ही क्वेश्चन आएंगे, ये तो बात पक्की है, ठीक है, बट वो चीज आपको याद रखनी है, ये आपको करना है। अब ऐसे कि मॉडर्न हिस्ट्री सर ने पढ़ा दी, चलो हम स्पेक्ट्रम उठा लेते हैं, चलो हम एनसीईआरटी उठा लेते हैं,
चलो हम मॉडर्न इंडिया उठा, ये तो तुमसे हो नहीं रहा और तुम बुकें उठा के बैठ जाओ। मैं कभी भी प्रेफर नहीं करता, कम से कम मेरा पढ़ाया हुआ, ठीक है, मैंने कभी बच्चों को बुक्स नहीं दी। मैं कहूँ काय को बुक दूं मैं आपको, मैं फिर मेरा मतलब क्या है, समझ में आ रहा है? So in 1776, under the Warren Hastings, a code of Gentoo laws was prepared. It was compilation of the Hindu laws translated from the Sanskrit to Persian and then into English to guide British judges in deciding civil cases involving Hindu. Right? जो भी हिंदू से रिलेटेड थे, ये जेंटो लॉज की क्या है डेफिनेशन हो। वेरेन हेस्टिंग बुला रहे, द ऑब्जेक्टिव वाज टू इंश्योर दैट द हिंदू पर्सनल लॉज वर अप्लाइड सिस्टमेटिकली इन द कंपनीज कोड। तो पहले ये क्या हुआ, संस्कृत से ट्रांसलेट हुए इनटू पर्शियंस बाय द ब्राह्मण स्कॉलर्स। अब उस वक्त ब्राह्मण स्कॉलर्स थे, अब यहां पर एक गड़बड़ भी हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी मैं आपको बताऊंगा। देन फ्रॉम द पर्शियन इनटू इंग्लिश, ठीक है, बाय द नथानिल ब्रेसी हेलहेड, ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है। इस भाई ने पर्शियन से इंग्लिश में कन्वर्ट करा था, बिकॉज यहाँ पे गिने चुने लोग थे जो कि पर्शियन भी जानते थे और इंग्लिश भी जानते थे। संस्कृत तो कोई नहीं जानता था ब्रिटिशर्स का, तो ऐसा कोई बंदा नहीं मिला उनको जो संस्कृत से इंग्लिश में कन्वर्ट कर दे, क्योंकि यहाँ पर एक मीनिंग चेंज नहीं हो जाना चाहिए कि भाई आप कर तो कोई थे तो सही, ठीक है, बट ऐसे थे कि अगर कर देंगे तो वो यहाँ पर कुछ और लिख रखा है, यहाँ पर कुछ और लिखा होगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पहले संस्कृत से पर्शियन में हुई, पर्शियन से फिर इंग्लिश में हुई, है ना, हिंदू लॉज की बात कर रहे हैं, जेंटो लॉज की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नथानिल ब्रैसी हेलहेड, ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो नथानिल ब्रैसी हेलहेड जो होंगे वो एक ब्रिटिशियन ग्रामर है वर्किंग फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने ये काम करा, ये भी आपको याद रखना। अब ऐसे आते हैं ना वर्ड्स, ठीक है, ऐसे वर्ड्स आ जाएंगे जेंटो लॉज जैसे आ जाएंगे, एक आ जाएगा विवादर नवा सेतु। विदावर नवा सेतु क्या है ना, ये सब एनसीईआरटी में दे रखे हैं बहुत, और बहुत कॉमन है, ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई पढ़ा दिया सबने तो भाई। विवादर नवा सेतु जो है एक डाइजेस्ट है हिंदू लॉज की इन 21 सेक्शंस, ठीक है, जिसको कंपाइल्ड फॉर वेरिंग हेस्टिंग बाय द पंडित, पंडित ने कंपाइल करके जो बुक दी ना उसका नाम है विवादर नवा सेतु, ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। The translation was funded and encouraged by the Warren Hastings, a method of consolidating companies. It was translated in with a view to know about the culture and the social, इस तरह से इसके अंदर करता। अब इसमें गड़बड़ हो गई, ये जो करने वाले थे उस वक्त पंडित से, ठीक है, उस वक्त बहुत ज्यादा सिस्टम प्रिवेल था, कास्ट सिस्टम, उस वक्त बहुत ज्यादा पैट्रियार्की प्रिवेल था, और कहीं ना कहीं ये पंडित के द्वारा ही बनाया गया सिस्टम था, ठीक है। सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट के अंदर आप पढ़ेंगे, जब वैदिक से लेटर वैदिक के अंदर कन्वर्ट हुआ तब ये सब चीजें आई, कास्ट सिस्टम, और है ना मिडिवल टाइम के अंदर, राइट, तब ये सिस्टम आया। तो जो पंडित वाला डायमेंशन है, ये समझो कि यहाँ पर कास्ट सिस्टम और यहाँ पर एक तरह से पैट्रियार्की सिस्टम जो है, ठीक है, वो इन लॉज के अंदर कहीं ना कहीं दिख गया, मनुस्मृति की झलक आ गई इसके अंदर, राइट। तो जो वो चाहते थे ब्रिटिशर्स की एक इक्वल सिस्टम बने सबके लिए, वो उसके अंदर नहीं था, राइट। तो यहाँ पर देखो, it is basically about the Hindu laws of inheritance. The resulting Anglo-Brahminical output arguably violated letter and the spirit of the actual practice. This is because the 11 Pandits hired by the Warren Hastings took advantage of their assignment to favor their own caste by interpreting and even creating sacrosanct customs that in fact has no शास्त्रिक authority. जो शास्त्र में तो कहीं नहीं लिखा हुआ था, पर उन्होंने अपने हिसाब से यहाँ पर एक तरह से ऐड कर दिया, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो जेंटो लॉज के ऊपर इस तरह से आपको पूरा का पूरा याद रखना है। अब 1781 में, जिसके में मिनट है ना, एक बार चार्ज लगा।
अब मुस्लिम्स के पास जाएंगे पर्सनल लॉस के लिए, ठीक है। तो वैरेन हेस्टिंग एस्टेब्लिश द कलकत्ता मदरसा, ठीक है, कलकत्ता मदरसा उन्होंने बताया। ही इट वाज फाउंडेड टू ट्रेन द कंपनी ऑफिशियल्स एंड द मुस्लिम लीग स्कॉलर्स इन इस्लामिक लॉज पर्टिकुलरली फॉर द यूज इन द क्रिमिनल कोर्ट्स, ठीक है। अब द इंस्टीट्यूशन एम्स टू improve the administration of justice by ensuring correct interpretation of the Muslim jurisprudence, ठीक है। अब देखो एक क्रिमिनल लॉज के अंदर इन्होंने सोचा कि भाई क्रिमिनल लॉज जो है वही हम अप्लाई करें जो कि इस्लाम के अंदर लॉज है, ठीक है, इस्लाम के अंदर लॉज है, बिकॉज मुगल्स इतने दिन से रूल कर रहे हैं तो भारतीयों को वही आदत है, ठीक है। वही क्रिमिनल लॉ तो सबके लिए सेम होता है। सिविल लॉज के अंदर हाँ पर्सनल लॉज के अंदर डिफरेंस हो सकता है। तो जो क्रिमिनल लॉज हैं जो चलते आ रहे हैं ना उनको वैसे का वैसा ही यहाँ पर लगा दें। तो उसके लिए उनको किसकी जरूरत पड़ेगी, पंडित की पड़ेगी कि मौलवीज की पड़ेगी, बताओ जल्दी से। ठीक है, मौलवीज की पड़ेगी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो मौलवीज की पड़ेगी तो ये कलकत्ता मदरसा खोलेंगे, ठीक है, कलकत्ता मदरसा एक खोलेंगे और उसके अंदर ये ट्रेनिंग चलेगी कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स यहाँ पर बैठेंगे, ये लोग बैठेंगे मौलवीज, और यहाँ पर एक तरह से यहाँ पर चीजें समझने की कोशिश करेंगे कि कैसा क्रिमिनल लॉज भारत के अंदर था और कैसा बनना चाहिए, राइट। तो इट वाज फाउंडेड टू ट्रेन द कंपनी ऑफिशियल्स एंड द मुस्लिम लीग स्कॉलर्स इन द इस्लामिक लॉज पर्टिकुलरली फॉर द यूज इन द क्रिमिनल कोर्ट्स, इस तरह से। एट डिस्ट्रिक्ट लेवल टू सेपरेट कोर्ट्स वर एस्टेब्लिश बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द डिस्प्यूट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दो सेपरेट कोर्ट्स यहाँ पर बनेंगे। फिर दीवान अदालत, दीवानी अदालत डील्स विद द सिविल मैटर्स सच एज द प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, इनहेरिटेंस, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, कास्ट इश्यूज, इन सबसे रिलेटेड दीवानी अदालत विल बी देयर, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम बात कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दो कोर्ट्स, टू सेपरेट कोर्ट्स विल बी देयर। दीवानी अदालत जो होगा वो सिविल के लिए होगा। हिंदू लॉज वाज अप्लाइड टू द हिंदूज और द कोर्ट वाज प्रिसाइडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा दीवानी अदालत, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पर दीवानी अदालत का मतलब क्या है, दीवानी अदालत मतलब सिविल, है ना। और एक और बनेगा फौजदारी अदालत, फौजदारी अदालत मतलब क्रिमिनल। तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक सिविल कोर्ट बनेगा, एक क्रिमिनल कोर्ट बनेगा, राइट। कुछ मैटर जो होते हैं ना दैट इज सिविल मैटर और कुछ मैटर होते हैं क्रिमिनल मैटर, ठीक है। द कोर्ट वाज प्रिसाइडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रिफ्लेक्टिंग द अर्ली कॉलोनियल प्रैक्टिस ऑफ कंबाइनिंग रेवेन्यू एंड द जुडिशियल पावर इन वन ऑफिसर, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास था और दोनों जो है पावर जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास ही पावर थी जुरिस्प्रूडेंस की, ठीक है, और इसके पास ही जुडिशियल पावर भी इसके पास थी और रेवेन्यू कलेक्शन की पावर भी इसके पास थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देयर आर टू कोर्ट्स। पहले कोर्ट की अपन बात करते हैं दैट इज सिविल कोर्ट, दैट इज दीवानी अदालत। दीवानी अदालत के अंदर सिविल मैटर्स आएंगे जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर, इनहेरिटेंस से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, ठीक है, आपस के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मैरिज हुई है, राइट, कास्ट हुई है, कास्ट से रिलेटेड इश्यूज जो है वो दीवानी अदालत के अंदर सिविल कोर्ट के अंदर समझ में आ रहा है? अब ये दीवानी अदालत जो है सिविल कोर्ट है इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। कलेक्टर वर्ड जो है ना कलेक्टर, ठीक है, जिसके आपको भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बना सकते हैं कहीं का, राइट, अगर आप सेलेक्ट होंगे तो। कलेक्टर मतलब वन हु कलेक्ट्स रेवेन्यू, दैट इज नोन एज कलेक्टर, यहां से वर्ड आया कलेक्टर। तो यहां पे इस कलेक्टर को ही पावर दे दी कि कोर्ट भी भाई तू ही देख लेना, ठीक है। तो इसका रेवेन्यू कलेक्शन का भी काम है और इसका अगर कोई प्रॉब्लम होता है सिविल के अंदर, ठीक है, तो भी यही देख रहा है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। मतलब एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के अंदर सेपरेशन इज नॉट देयर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ व्हाट, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वैरेन हेस्टिंग। तो यहां पर देखो दीवानी अदालत, ये क्वेश्चन पूछे जाता है, ठीक है। दीवानी अदालत डील्स विद द सिविल मैटर सच एज द प्रॉपर्टी, ये हिंदू वाज अप्लाइड टू द हिंदू लॉज और मुस्लिम, है ना, जो उसने पढ़ाई करी थी। द कोर्ट वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स रिफ्लेक्टिंग द अर्ली कॉलोनियल प्रैक्टिस ऑफ कंबाइनिंग रेवेन्यू एंड द जुडिशियल पावर इन द वन ऑफिस। ये आगे जाके कॉर्नवालिस के टाइम पर ये चीज सेपरेशन हो जाएगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैरेन हेस्टिंग टाइम पीरियड, जो अगर आप देखेंगे रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म्स और कॉर्नवालिस जुडिशियल रिफॉर्म, सबसे बेसिक चीज ये है कि इसके अंदर सेपरेशन हो जाएगा, राइट। अभी एक ही बंदा इसको ले रहा है, कलेक्ट भी एक ही कर रहा है और एक तरह से यहाँ पे जुडिशियल पावर ही एक लगा। तो यहाँ पे जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव दोनों एक के हाथ में ही। फौजदारी अदालत डील्स विद द क्रिमिनल केसेस सच एज मर्डर। अब दूसरी है जो फौजदारी अदालत है ना, फौजदारी अदालत देखो मुस्लिम नाम ही है, ठीक है, अगर हम देखेंगे तो उर्दू का वर्ड है फौजदारी। क्यों? क्योंकि इस्लामिक जो लॉज पहले प्रिवेल थे क्रिमिनल लॉ उसको ही आगे कंटिन्यू करावे। Deal with the criminal cases such as murder, theft, robbery, and assaults, where the state was concerned with the maintaining order. Criminal law continued to be based on the Islamic laws, which had been used under the Mughals. Indian officials like qazis, muftis assisted in interpreting the law and giving legal opinion. However, their role was advisory.
फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द कंपनी ऑफिसर्स इंडिकेटिंग दैट ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन सर्वाइव्ड इन फॉर्म बट नॉट इन सब्सटेंस। ठीक है, तो फाइनल अथॉरिटी जो है कंपनी ऑफिशियल्स के पास, ये यहाँ पर काम करने वाले काजीज मुफ्तीज है तो सही, बट ये सर इंटरप्रिटेशन के लिए है, एक एडवाइजर के लिए है। ठीक है, फाइनल जो अथॉरिटी है यहाँ पर कंपनी ऑफिसर्स के पास। आई होप दिस इज क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा है। अब यहां पर देखो नेक्स्ट, एट सेंट्रल लेवल इन कलकत्ता, सेंट्रल लेवल के अंदर हम देखें कलकत्ता, टू अपीलेंट कोर्ट्स वर क्रिएटेड। कलकत्ता के अंदर सेंट्रल लेवल पे एक तो दीवानी, सरदार दीवानी अदालत। ठीक है, जो आप यहां पर देखेंगे यहाँ पर सरदार दीवानी अदालत, इसमें क्या लग रहा है, सिविल की क्रिमिनल, बताओ सिविल की क्रिमिनल। दीवानी यहाँ पे आ गया ना, सरदार दीवानी अदालत, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज सिविल, सिविल है। तो उसका जो डिस्ट्रिक्ट के ऊपर था, फिर वो अपील पे जाएगा। मान लो इस केस में किसी को पसंद नहीं आया, सिविल मैटर के ऊपर इसको पसंद नहीं आया जजमेंट, तो ये अपील कर सकता है। और अपील कैसे जाएगा, इज द हाईएस्ट सिविल कोर्ट ऑफ अपील, दैट इज सरदार दीवानी अदालत, वो कलकत्ता के अंदर। वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय द गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल उसको प्रिसाइड करें। ठीक है, सरदार निजामत अदालत, निजामत का मतलब क्या हो गया, क्रिमिनल हो गया। फंक्शन एज द हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट ऑफ, तो फौजदारी जो था उसके ऊपर जाएगा, तो वो कहां पर जाएगा, सरदार निजामत अदालत के अंदर जाएगा। राइट, ऑल्दो नॉमिनली अंडर द नवाब, इट वाज इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय द कंपनी, इंडिकेटिंग द इरोजन ऑफ द इंडियन सोवरेनिटी इन द जुडिशियल मैटर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। क्रिमिनल सिस्टम सिर्फ नाम का नवाब के अंदर में था। ठीक है, वैसे नवाब को हटा के पेंशनर बना दिया था, पर क्रिमिनल सिस्टम नवाब के अंदर, नवाब के नाम के नीचे आता था, सिर्फ नाम के नीचे आता था, बाकी उसका कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको क्लियर है। तो ये कुछ निटी-ग्रिटीज के अंदर अपन देख रहे हैं। अब ये सिस्टम बदलते रहेंगे, है ना, बैरन हेस्टिंग के टाइम पर क्या था, कॉर्नवालिस के टाइम पर क्या था, ये सब चीजें इसके अंदर रखी है। राइट, तो इसमें किसी को डाउट है? अब एक बैरन हेस्टिंग का साइड अपन दिखाते हैं। ठीक है, एक और साइड हम दिखाते हैं। देखो आगे चलकर जब हम पढ़ेंगे ना, आगे चलकर जब हम समझेंगे, ठीक है, तो एक डिबेट आएगी ओरिएंटलिस्ट एंड एंजेलिसिस्ट। ठीक है, अभी मैं इस डिबेट को ओपन नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि बैरन हेस्टिंग वाज वेरी मच इंस्पायर्ड, बैरन हेस्टिंग वाज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय द इंडियन सिस्टम, है ना। वेद के अंदर जो लिख रखा है, इस्लाम के अंदर जो लिख रखा है ना, उनकी खुद की इच्छा हुई पढ़ने की ये सब चीजें। राइट, उनको बहुत मजा आता था। राइट, तो दोज हु बिलीव इन द कि इंडियन सिस्टम जो है वो काफी अच्छा है, वैदिक स्क्रिप्चर्स अच्छे हैं, इस्लामिक ट्रेडिशंस अच्छे हैं, इसमें कितने बढ़िया बढ़िया लॉज हैं, देखो क्या लॉ बनाया है, वाह मजा आ गया, है ना। जब इन्होंने इन सब चीजों को पढ़ा तो ही गॉट वेरी मच इंस्पायर्ड बाय दिस। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो यहां पर यह है कि भारत को, कुछ लोग ऐसे सोचते थे भारत को भारत के लोगों के हिसाब से ही रूल करना चाहिए, यही सोचते थे। जब भी जेंटो लॉज के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं तो ब्रिटिशर्स वाले लॉ निकाल देते इधर, पर इनको यह था कि भारत को भारत की तरह ही करना चाहिए, तभी इस्लामिक लॉज के बारे में पढ़ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि भारत को का सिस्टम जो है ना वो बहुत खराब है, समझ में आ रहा है, मतलब भारत की पूरी लाइब्रेरी खड़ी कर दो, तुम सारी बुकें डाल दो और हमारी एक किताब, वो ज्यादा बेटर है। लॉर्ड मकाले बोलते हैं ऐसे, वो होते हैं एंजेलिसिस्ट। अभी मैं आपको उसको डिटेल के अंदर समझाऊंगा, जब ओरिएंटलिस्ट और एंजेलिसिस्ट की बात आएगी तो डिटेल के अंदर मैं आपको समझाऊंगा। पर अभी आप समझ गए, वेरेन हेस्टिंग वाज ओरिएंटलिस्ट, है ना। एक एनसीईआरटी में इनकी एक ये भी दे रखी है, देखो ये वेरेन हेस्टिंग है, ठीक है, ये देखो ये पंडित है और ये मौलवी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मॉन्यूमेंट ऑफ वेरेन हेस्टिंग बाय द रिचर्ड वेस्टमैकट, यहाँ पर बनाया इन्होंने एक तरह से। दिस इमेज रिप्रेजेंट हाउ ओरिएंटलिस्ट थॉट ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। You will notice that majestic figure of Hastings, an enthusiastic supporter of Orientalist, is placed between the standing figure of the Pandit on one side and seated Munshi on the other side. Hastings and other Orientalists needed Indian scholars to teach them the vernacular language, tell them about the local customs, laws, and help them translate and interpret ancient texts. Hastings took the initiative to set up Calcutta Madrasa only. तो ये पूछा जाए वैरेन हेस्टिंग कैसे थे, तो ओरिएंटलिस्ट थे वैरेन, है ना। तो भारत के बारे में इनको जानने की ऐसे इच्छा थी। इन्होंने एक तरह से एशियाटिक सोसाइटी भी बनाई बंगाल के अंदर 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा। विलियम जोन्स सबसे बड़े ओरिएंटलिस्ट, जो भारत को के लोगों के रीति रिवाज को प्रेम करने लग गए थे। विलियम जोन्स, जिसको बहुत ज्यादा अपोज करेंगे लॉर्ड मैकॉले, ठीक है, वो बोलते थे क्या भारत के अंदर कुछ नहीं है, ईस्ट का सिस्टम कुछ भी नहीं है, हमारी एक किताब जितना नहीं है इनका, राइट।
पूरा इनका अगर वेद वेद सब एक साइड रख दो और हमारी किताब एक साइड रख दो, ऐसा। इनके बारे में हम पढ़ेंगे जब ओरिएंटलिस्ट और एंजेलिस्ट की डिबेट होगी, राइट। बट अभी कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। They were compilation of the Hindu civil laws prepared during the administration of Warren Hastings. They were originally written in Sanskrit. They were translated into English through Persian. ठीक है, देखो हर चीज इसके अंदर बता दी, एक ही क्वेश्चन में आ गया। They apply to the criminal laws for the both Hindu and the Muslims law. हिंदूज के लिए वो भी सिविल लॉस के लिए, राइट। क्योंकि क्रिमिनल लॉस तो आपको पता ही है, फौजदारी अदालत के अंदर वो जो मुगल्स के लॉस चल रहे थे उसको ही रेप्लिकेट कर दिया जाता है। ए विल बी करेक्ट। ये करो। तो ये देखिए, द कंपाइलेशन ऑफ जेंटल लॉज रिफ्लेक्टेड द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ गवर्निंग इंडियंस अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनल लॉज, राइट। ये है। और फिर वैरेन हेस्टिंग बिलीव दैट द लेजिटिमेसी ऑफ कंपनी रूल्स डिपेंड्स ऑन द रेस्पेक्टिंग इंडिजिनियस लीगल ट्रेडिशंस। इंडिजिनियस लीगल ट्रेडिशंस को हमको रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड एक्सप्लेन फर्स्ट, राइट। 156 करो। प्रिपेयर्ड बाय द हिंदू पंडित्स यूज इन दीवानी अदालत। ठीक है, निजामत अदालत हो जाता तो गलत हो जाता है ना। दीवानी वर्ड मतलब सिविल, निजामत मतलब क्रिमिनल। कंसर्न मेनली विद इनहेरिटेंस, मैरिज एंड कास्ट, अप्लाइड यूनिफॉर्मली टू ऑल कम्युनिटीज, नो। तो ओनली 3 विल बी राइट आंसर। ठीक है, तो ये था भाई क्रिमिनल सिस्टम के अंदर, ओ सॉरी, जुडिशियल सिस्टम के अंदर किस तरह का रिफॉर्म हुआ है वेन हेस्टिंग के टाइम पर। अब हम समझेंगे कि रेवेन्यू सिस्टम के अंदर, रेवेन्यू भी तो कलेक्शन करना था, तो रेवेन्यू सिस्टम के अंदर क्या इन्होंने एक तरह से सिस्टम बनाने की कोशिश करी जो कि फेल्ड हो गया, फिर वापस दूसरा सिस्टम बनाने की कोशिश करी, वो भी फेल हो जाएगा, राइट। इसके बारे में पढ़ेंगे। बट टेक अ ब्रेक ऑफ 2 to 3 मिनट्स, 2-3 मिनट का ब्रेक ले लो, उसके बाद अपन कंटिन्यू करें।
चलो तो इनका जो है रेवेन्यू सिस्टम इन्होंने सोचा यार क्या करें, राइट। तो वेरेन हेस्टिंग ने ना बंगाल के अंदर बहुत पहले से एक रेवेन्यू सिस्टम स्टार्ट करा था, ठीक है, दैट इज नोन एज क्विनक्विनियल सिस्टम। सेटलमेंट है ना, एक तरह से क्विनक्विनियल सेटलमेंट, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके बाद क्विनक्विनियल सेटलमेंट यहाँ पे स्टार्ट करा, राइट। जिसको हम बोलते हैं कि एक तरह से 5 ईयर सेटलमेंट ना, क्विनक्विनियल मतलब 5 ईयर, 5 साल के लिए, राइट। क्विनक्विनियल वर्ड याद रखो, 5 साल के लिए करा, राइट। अब इसमें क्या हुआ, जैसे कि एक लैंड है, अब ऐसे समझो, इसकी बोली लगाई गई, पहले ऑक्शन करा गया, राइट। और ऑक्शन के अंदर जो भी हाईएस्ट बिडर हुआ, ठीक है, हाईएस्ट बिडर, उसको ये लैंड दे दी गई। हाईएस्ट बिडर को ये लैंड एक तरह से रेवेन्यू कलेक्शन के लिए ये लैंड दे दी, ओनरशिप नहीं, हाईएस्ट बिडर को रेवेन्यू कलेक्शन की कि ये रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो हाईएस्ट बिडर को 5 साल के लिए जमीन दे देगी, 5 साल के लिए जमीन दे देगी। अब इसके ऊपर ये क्या करेगा, ये एक तरह से रेवेन्यू जनरेट करके अपने पास रखेगा कुछ और कुछ गवर्नमेंट को देगा, राइट। तो यहां पर क्विनक्विनियल सिस्टम इस तरह से इंट्रोड्यूस करा गया और ये बंगाल के अंदर इंट्रोड्यूस करा, ठीक है, जिसमें रेवेन्यू कलेक्शन के राइट इसको दिया गया और इसको इज्जतदार इसको बोला गया, ठीक है। खैर वो आपको याद नहीं रखना, इसके अंदर एक तरह से रेवेन्यू सिस्टम इस तरह का बना, राइट। तो मतलब कि 5 साल के लिए ये जमीन का रेवेन्यू कलेक्ट कौन करेगा, ये पर्सन करेगा, ठीक है। ही इज हैविंग कलेक्शन राइट्स। अच्छा, ये इसने कैसे करा कि 3-4 लोग खड़े हुए थे बिडिंग के अंदर, ये जीत गया, राइट। इसने हाईएस्ट बिड वाले को दे दी, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये समझ में आना है। तो यहां पर एक तरह से जमीन को हाईएस्ट बिडर को रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स दे दिए गए, ठीक है, ओनरशिप राइट नहीं, रेवेन्यू कलेक्शन के, और इसने रेवेन्यू कलेक्शन करके एक तरह से गवर्नमेंट को दिया और कुछ चीज अपने पास, कुछ रेवेन्यू अपने पास। 5 साल का इसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। अब 5 साल बाद फिर वापस से बिडिंग होगी और बिडिंग होने के बाद हाईएस्ट जो बिडर होगा उसको रेवेन्यू राइट्स दे दिए जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो गवर्नमेंट ने सोचा यार 5 साल के लिए अपन इसके अंदर इस तरह का सिस्टम रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको पता था कि भैया 5 साल बाद हो सकता है कि मेरा यहाँ पर पत्ता कट जाए, यहाँ पर ये लैंड मेरे पास 5 साल तक के लिए तो है, छठे साल में मेरी कोई गारंटी नहीं, तो मैं यहां से जितना रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता हूं उतना कर लूं भाई, ठीक है। और इन किसानों की शामत आ जाएगी। ये किसान सोचेंगे यार हमको तो पूरा का पूरा जो इसके ऊपर खेती कर रहा है, ठीक है, तो ये चाहता है कि भैया मेरे को खेती वेती से मतलब नहीं, मेरे को क्विक एक्सट्रैक्शन चाहिए, मेरे को बहुत सारा पैसा चाहिए। और ये सोच रहा है यार ये जमीन मेरी तो है नहीं कि मेरे को, अगर ये बोलते जिंदगी भर तेरी हेरिडिटरी राइट दे देते तब तो मैं इसके ऊपर रिफॉर्म करता, कुछ करता, पर मैं तो रिफॉर्म नहीं करूंगा अब इसके ऊपर, क्योंकि 5 साल के लिए मैं रिफॉर्म करूं, वाह भाई वाह, मैं यहाँ पे इरिगेशन सिस्टम लगाऊं, कुएं हुए खुदवाऊं, पर अगला जो आ जाएगा बिडर वो मेरे कमाई पे खाए आराम से, मैं क्यों करूं। तो बोले मेरे को तो पैसा चाहिए, यहाँ से रेवेन्यू कलेक्शन कर लूंगा। इस जमीन को संभाल नहीं रहा है। अगर इसको बुलाया जाता कि जिंदगी भर तू, तेरे बाद तेरा बेटा, उसके बाद तेरा बेटा, राइट, ऐसा आएगा, तो ये हो सकता था कि इसके ऊपर रिफॉर्म्स करता, पर इसमें कोई रिफॉर्म्स इसके दिमाग में आएगा नहीं। तो क्विनक्विनियल सिस्टम का ये था कि पीजेंट्स बड़े परेशान कि 5 साल तक इसकी गुलामी करनी पड़ती है, राइट, और ये सिर्फ एक्सट्रैक्शन के बारे में सोचता है, राइट। तो यहां पर देखो, क्विनक्विनियल सिस्टम 5 ईयर सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस इन बंगाल बाय वेरेन हेस्टिंग in 1772. The quinquennial settlement was made in which the east states were sold to the highest bidder for a period of the 5 years. 5 साल के लिए उसको highest bidder को दिया जाता। In 1772, Warren Hastings introduced the quinquennial settlement in the Bengal. Quinquennial means occurring once every 5 years. Settlement was for the 5 years. Revenue collection rights were auctioned to the highest bidder. Highest bidder को यहाँ पर दिया। After highest bidder, इसके बाद फिर the bidder revenue farmer was responsible for paying a fixed sum to the money for the 5 years. 5 साल के लिए फिक्स पेमेंट उसको दिया जा रहा है कंपनी को, और बाकी का रेवेन्यू सब कुछ यही रख रहा है। मान लो 100 रुपए इसके इकट्ठे हुए, कंपनी ने कहा हमको 50 रुपए देते रहा, तो उसके पास 100 रुपए इकट्ठे हुए, तो इसके पास 50 रुपए इसके पास रहेंगे, 50 कंपनी को दे देगा। पर ये चाहेगा ना मैं 100 क्यों लूं यहाँ से, मैं यहाँ से इनको एक्सप्लॉइट कर करके फार्मर को 130 लेता हूँ रेवेन्यू कलेक्शन, जैसे 50 तो इसके पास जाएगा, मेरे पास फिर 80 रुपए रहेगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। क्विनक्विनियल सिस्टम क्लियर है। It was not a permanent sale of estate. The right to collect the revenue was auctioned, not ownership of the land. The highest bidder become the revenue farmer, इजरदार,
इजरादार, ठीक है, इजरादार इसको बोलते थे, नॉट ए जमींदार इन द लेटर परमानेंट सेटलमेंट सेंस। लेटर जो परमानेंट सेटलमेंट में होगा, जमींदार जो होगा वो ओनर बन जाएगा, आगे चलकर हम पढ़ेंगे कॉर्नवालिस के टाइम, ठीक है। खैर, आफ्टर 5 ईयर द कॉन्ट्रैक्ट कुड बी विड्रॉन और रीऑक्शन, 5 साल बाद कॉन्ट्रैक्ट को विड्रॉन करा जा सकता है, रीऑक्शन करा जा सकता है। Quinquennial settlement of 1772 introduced by Warren Hastings failed because the right to collect land revenue was auctioned for the 5 year to the revenue farmers इजरदार who had no long term interest in the land। तो इसने कोई इसके अंदर रिफॉर्म्स नहीं करे। they focused to on quick extraction led to the severe peasants exploitation and decline in the agriculture। peasant जितना पैदा नहीं करते तो उससे ज्यादा तो यही ले जाता था। as a result the system was abandoned in 1777 and replaced with the annual revenue settlements। अब देखो एक्चुअल में क्या होता था, यहाँ पे ये देखो, हेस्टिंग ने जल्दी जल्दी में और गलत काम कर देगा, राइट। तो क्विंक्विनियल सिस्टम वाज फॉर द हाउ मेनी इयर्स, 5 इयर्स, ठीक है। इसके अंदर एक बंदा डिसाइड हो गया, ये हो गया रामलाल, मान लो रामलाल इजारादार, ठीक है। रामलाल जो होगा वो क्या करेगा, ये इसको 50 रुपए देगा। अब ये नीचे पीजेंट्स का कैसे एक्सप्लॉइटेशन करेगा, रामलाल के ऊपर कोई वो नहीं है ना, रोक टोक नहीं है। 5 साल तक मतलब ये पीजेंट उसके बंधुआ मजदूर बन गए। राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करना है इस अपने हिसाब से करो। तो दैट विल बिकम ए वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर देम। ये लोग जो होंगे ब्रिटिशर्स, इनको लग रहा है कि ये रामलाल गलत कर रहा है, तो भी रामलाल का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि 5 साल के लिए रामलाल इनके पास आ गया। अच्छा, रामलाल ऐसे बोल रहा है 5 साल के लिए मैं कोई पता नहीं 6 साल में कौन आएगा, तो मैं यहाँ पर क्यों रिफॉर्म करूं, मैं तो ज्यादा से ज्यादा पैसा इनसे लेता हूं और पैसा लेके निकल जाता हूं। ठीक है, तो रामलाल विल थिंक लाइक दैट। तो वेरेन हेस्टिंग पता है क्या करेगा, वेरेन हेस्टिंग कहेगा रामलाल को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि रामलाल पे 5 साल के लिए हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसको 1 साल का कर दो इस सिस्टम को, 1 साल के अंदर हाईएस्ट बिडर। और 1 साल का सिस्टम जब हो जाएगा तो रामलाल जैसे लोग होंगे वो और ज्यादा एक्सप्लॉइट करने लग जाएंगे, क्योंकि 1 ही साल के लिए, पहले तो 5 साल के लिए थी जमीन, अब तो 1 ही साल के लिए, और ये सिस्टम भी फिर फेल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो, इन इट्स प्लेस वेरेन हेस्टिंग इंट्रोड्यूस एनुअल रेवेन्यू सेटलमेंट अलोंग कंपनी टू एक्सरसाइज क्लोजर सुपरविजन ओवर द रेवेन्यू कलेक्शन एंड टू रिड्यूस स्पेकुलेटिव एक्सेस associated with the long term bidding contracts। ठीक है, the shift reflected an attempt to balance revenue needs with the administrative control, though peasants conditions remain harsh। Under quinquennial system revenue farmer got 5 year guarantee, this security encouraged them overbid aggressively। ठीक है, ज्यादा aggressively overbid कर सकते हैं and then recover their investment by maximum extraction, knowing they could exploit the same area for several years without interference। In contrast, under the annual system the company tightened the control, revenue contracts were reviewed every year and the revenue farmers knew they could be removed immediately if the collection collapsed, peasants fled or disorder increased। This fear of losing the contract acted as a restraint करने के लिए इसके अंदर करा गया, but this system also got failed। I hope this is clear to everyone। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो क्विंक्विनियल सिस्टम के अंदर तो बहुत ज्यादा ये बिडिंग करने लग गए, एग्रेसिवली बिडिंग, ओवरबिड एग्रेसिवली, बहुत ज्यादा पैसा कमा ले छोटे से टाइम में, ऐसा ही सोचने लग गए। ठीक है, चलो ये करो।